जय भारत दोस्तों। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरी एजुकेशनल डिटेल्स ये हैं। मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल हिमाचल प्रदेश से पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो है उसके जो है उसका जो स्टेट लेवल होता है और नेशनल लेवल होता है और उसके बाद में जो इंटरव्यू होता है, तीनों स्टेज क्वालिफाई की हुई हैं। उसके बाद मैंने जो है मैंने एमबीबीएस किया हुआ है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान से, और मैंने पीजीडी किया हुआ है मेंटल हेल्थ के अंदर। आपको मेंटल हेल्थ से संबंधित मेरे से कोई भी जानकारी लेनी हो या कोई भी मेरे से असिस्टेंस लेना हो तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आगे अपना कॉन्टैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, मैं अगर यूपीएससी अपनी डिटेल की बात करूँ तो मैंने 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई की हुई हैं 2024 और 25 की, 2 मेंस क्वालिफाई की हुई हैं 2024 एंड 25 की, एंड 2 इंटरव्यू दिए मैंने 2024 एंड 2025 के 2 इंटरव्यू दिए हैं। अब बात करते हैं आज का जो है एजेंडा ऑफ द डे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कि जो मैंने फॉर्म फिलिंग जो मैंने यूपीएससी का जो फॉर्म फिलिंग पे जो मैंने वीडियो बनाया था उसको काफ़ी अच्छा आप लोगों ने मेरे एफर्ट्स की कदर रख दिया आपने, उसके लिए थैंक यू। दूसरी बात करते हैं कि मैंने एक इंडिया सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपने 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी का तो करवा दिया, जो इंडिया सीरीज़ थी जो आपको इंडिया सीरीज़ यानी कि इन डेप्थ न्यूज़ डिस्कशन इंटरलिंकेजेस एंड एनालिसिस। तो सर वो बच्चे पूछ रहे थे कि आप जो हैं भैया आगे 4 5 6 7 8 9 तारीख का आपने नहीं करवाया, आगे करवाओगे कि नहीं करवाओगे। द पॉइंट इज़ कि यार 4 तारीख को वो एकदम से बम गिर गया एप्लीकेशन फॉर्म वाला। मैं सोच रहा था चैनल उसके बाद में स्टार्ट करूँगा, बट पहले स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो 4 से मैं जो है 4-5 दिन मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो सब में जो दोस्तों के भरवाना और वो सब वीडियो बनाना उस पे उसी में लग गया। ये आज 10 फ़ेब का जो है न्यूज़ एनालिसिस है, और अब से जो है वो रेगुलर रहेगा। ये जो है वो इंडिया सीरीज़ रेगुलर रहेगी, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स का प्रॉपर भी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्म का एक बार निपट जाए पूरा रायता, उसके बाद में मैं सोच रहा था इसको स्टार्ट करने की, ठीक है। आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज की क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक की वीडियोज़ पे मेरे को आप लोगों ने दिया, उसके लिए थैंक यू। कुछ एक बच्चों का ये था कि आप हैंड रिटन नोट्स आपके बहुत कंजेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश ये थी कि क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मेरी कोशिश थी कि जैसे एक मतलब जो एग्ज़ाम में काम आ सके, जिनको रटा जा सके, याद किया जा सके, समझा जा सके, रिवाइज़ किया जा सके, एंड एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस किया जा सके। मेरा ये पर्पज़ था कि एग्ज़ाम में जो है रिप्रोड्यूस किया जा सके, मैं उस तरीके से पढ़ाऊँ। बट ठीक है, अटेंशन स्पैन भी जो है हमारा सोशल मीडिया के ज़माने में कम हुआ है, कई चीज़ें हैं, कई दिक्कतें हैं, तो मैं ठीक है, रिस्क नहीं लेता हूँ कि वीडियो बोरिंग क्यों बनाना, इंटरेस्टिंग बना लेंगे अपन भी, है ना? आजकल जो है अपना जेमिनी है, सब कुछ है, चैट जीपीटी है, सब कुछ है, तो अपन भी ये काम कर सकते हैं। खैर, बेसिकली मैं भी आपको क्वालिटी अच्छी दे के और कंटेंट को भी मेरे को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, जैसा कि फीडबैक लोगों का मिला है कि क्वालिटी वाइज़ मेरे को ओके रिपोर्ट मिली है, बट जो है कंटेंट की जो प्रेज़ेंटेशन है, उसपे मेरे को काम करने के लिए बोला गया है फीडबैक के अंदर। खैर, तो मैं जो है आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं दूँगा, वो मैं आपको सेपरेट मतलब मैं आपको जो है पीपीटीज़ में या जैसे भी स्टैंडर्ड तरीका है जो मार्केट में समझाने का, वैसे समझाऊँगा, एंड आई विल गाइड यू टू मेक योर ओन नोट्स। ये मैं आपके लिए कर दूँगा, जो भी आप जब भी आप मुझसे पूछेंगे, इवन कि आप मुझसे डीएम में ही पूछेंगे तो मैं आपको बता दूँगा हाउ टू मेक योर ओन नोट्स, है ना? और उनको एग्ज़ाम में कैसे जो है रिप्रोड्यूस करना है। खैर, आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है फ्यूचर आईएएस विद डॉक्टर मनोज भारत, अभी ये चैनल है या ग्रुप है, दोनों ही बन गए हैं। जिसमें जॉइन हो रहा है वो कर लो, अगर कुछ वर्थी लगता है आपको तो। एंड मेरी पर्सनल आईडी ये है डॉक्टर मनोज 3434 @डॉक्टर मनोज 3434। इसमें आप मुझसे कुछ भी क्वेरी पूछेंगे, कुछ भी आप क्वेरी पूछेंगे, मेरे को मज़ा आ रहा है ये सब करने में, ठीक है, बताने में और अपना एक्सपीरियंस या जो भी है उसको शेयर करने में, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक एंड या फिर अपने मतलब मेंटल हेल्थ से जुड़ी भी जो भी आपकी मेंटल हेल्थ में आपका सोशल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका जो है रोमांटिक लाइफ, आपका फाइनेंशियल लाइफ, जो भी आप मुझसे डिस्कस करना चाहें, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ का खुद स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो भाई ये आज की न्यूज़ थी, 10 फरवरी की न्यूज़ थी। कल से मैं कोशिश करूँगा कि दोपहर तक ये जो है वीडियो डाल दूँ, ठीक है? ताकि आप लोग भी टाइम पे पढ़ सकें इसको। तो आज की पहले न्यूज़ में ना पहले पेज पे एक्चुअली तमन्ना भाटिया का ये ऐड था, एक बहुत अच्छा सा ऐड था, ठीक है? बट इस पे मेरे को यूपीएससी वाली चीज़ें याद आ गई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ना कंट्रोवर्सी हुई थी एथिक्स को, अपन इसको ना एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोवर्सी क्या थी कि है ना एक एंटी कन्नड़ कंट्रोवर्सी हो गई थी कि है ना कन्नड़ की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने बोला कि भाई आपको बाहर से तमन्ना भाटिया शायद जो है वो पंजाब से हैं, तो बोला आपको बाहर से जो है क्यों लाना पड़ रहा है, आपके पास कन्नड़ एक्ट्रेस नहीं है क्या? एक तो कन्नड़ प्राइड वाला हो गया था, सेकंड जो है कलर को लेके हो गया था, ठीक है? वो आपको पता है कलर की क्या कंट्रोवर्सी होती है, वो सब है ना। तो एंड वो जैसे फेयर एंड लवली, फेयर एंड ग्लोली वगैरह, ये अपन एथिक्स में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, आपको पता होगा अपन कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि बात जब सैंडलवुड की हो रही है
कि बात जब सैंडलवुड की हो रही है, एक्चुअली तमन्ना भाटिया को जो बहुत फेमस एक मैसूर सैंडलवुड सैंडल सोप है, उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो उसके लिए ये न्यूज़ थी। तो जब बात अगर सैंडलवुड की हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि दो टाइप के अपन मेनली इंडिया में होते हैं। एक होता है इंडियन सैंडलवुड, एक होता है रेड सैंडलवुड, ठीक है। इंडियन सैंडलवुड को अपन श्रीगंध भी बोलते हैं, यानी कि जो सुगंध आती है वो इसमें से आती है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है सेंटेलम एल्बम। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई इस वाले पे सैंडलवुड पे, जो कि एल्बम है ना, एल्बा वर्ड का मतलब वाइट होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं नहीं आदमी एल्बिनिज्म एल्बिनिक है, मतलब वाइट होता है एल्बा का, ठीक है, वाइट है। और सेंटेलम मतलब इसमें सेंटेलोल करके एक जो है केमिकल होता है जो उसकी फ्रेगनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज वाइट कलर का फ्रेगनेंस गिविंग ट्री, ठीक है। इसका आपको ना आयुसियन स्टेटस इन दोनों का आपको देखना पड़ेगा, आयुसियन स्टेटस देखना पड़ेगा आप दोनों को, है ना, ठीक है। फिर बात करते हैं हालांकि मैं अपनी हिट सीरीज में सब कराऊंगा। दूसरा है रेड सैंडलवुड, जिसको रक्त चंदन भी बोलते हैं, पुष्पा वाला ये है। इसका ना फ्रेग्रेंस को लेके कोई वो नहीं है, मतलब इसका फ्रेग्रेंस को लेके कोई इसकी यूटिलिटी नहीं है। ये अकोस्टिक होता है, देखा होगा आपने पुष्पा मूवी में कि वो जापान में जाके तस्करी हो रही है उसकी, है ना, जापान में, क्योंकि ये अकोस्टिक होता है, इससे ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे बनते हैं, ठीक है, प्राइमरीली मतलब उसमें काम आता है, इसलिए इसकी बड़ी तस्करी होती है। खैर, ये एक न्यूज़ थी, आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। अपने को तो क्या, अभी जैसे तमन्ना भाटिया को अपन ने देखा है ना, तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत फेमस एक्ट्रेस है, लेकिन अपने को इसमें से यूपीएससी निकाल के लानी है कि यूपीएससी में जो है हमारे कहाँ काम आ सकता है ये सब, ठीक है। चलिए, फिर अगली अगली न्यूज़ जो बात करते हैं। अच्छा, मैं अपना मोडस बताना भूल गया, सॉरी। मोडस ये रहेगा कि मैंने जो है न्यूज़ की मेन मेन आर्टिकल जो हैं अपने उनको मैंने पढ़ा है, एंड मेन मेन आर्टिकल को मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल, इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा। एंड कहाँ इनका जो डेप्थ की रिक्वायरमेंट कहाँ है, एनालिसिस की रिक्वायरमेंट कहाँ है, एंड इंटरलिंकेजेस की रिक्वायरमेंट कहाँ है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है कि जिमी लाई जो है, ये न्यूज़ आप इस वर्ड को याद रखिएगा, जिमी लाई बहुत फेमस नाम है, ये चाइना का क्रिटिक था। एक्चुअली ये हांगकांग का बंदा था, है ना, हांगकांग का मीडिया बैरोन था एक्चुअली, ये मतलब पावरफुल आदमी था, ठीक है। इसको है ना चाइना ने मतलब लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो आपको मैप देखना पड़ेगा कि चाइना, है ना, मैं तीन वर्ड ले रहा हूँ, चाइना, जैसे संकाकू आइलैंड आया हुआ है, वो कहाँ पे है। एक जो है मकाऊ आइलैंड है, वो कहाँ पे है, मकाऊ। एक हांगकांग, एक ताइवान, ठीक है। और ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये सब आपको जो है मैप में देखने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैप की सीरीज़ मैं भी कराऊंगा, या मार्केट में जो भी आप कर रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ है कहाँ पे, उसके बाद तो उसका एनालिसिस होगा ना। तो प्री में मतलब द फैक्ट कि है कहाँ पे, मेंस में कि उसका एनालिसिस वगैरह, एंड इंटरव्यू में उसका ओपिनियन। चलिए, तो ये जिमी लाई भाई साहब कौन थे? ये चाइल्ड लेबर से इन्होंने स्टार्ट किया था, बनते बनते जो है ये जो 1989 में फेमस जो तियानानमेन जो स्क्वायर का जो मैसेकर हुआ था, कुछ यूथ थे जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट उन्होंने किए थे, और कहते हैं कि चाइना ने सबको, एक बड़ी फेमस सी पिक्चर है उसकी, देखना आप, है ना, कि एक बच्चा है वो टैंकों के सामने खड़ा है उस टाइप से। तो तो इस टाइम पे ये ना इन्होंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था, ये इंसिडेंट के टाइम पे। ये एक्चुअली लास्ट इंसिडेंट था, द फर्स्ट एंड लास्ट मतलब काइंड ऑफ इंसिडेंट था चाइना में, जो प्रो डेमोक्रेसी हुआ था। उसके बाद से ऐसे इसको ऐसा कुचला, मतलब लाखों बच्चों को मार दिया गया था। उसके बाद चाइना में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ से वो मीडिया वाले बने, ठीक है। वो हांगकांग में रहते थे, एक्चुअली वो ब्रिटिश सिटीजन है, ठीक है, यूके की सिटीजन है वो, ठीक है। और उन्होंने अपना एक एप्पल डेली करके न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। उस टाइम पे क्या है ना कि हांगकांग जो है ब्रिटिश कॉलोनी थी, ठीक है। उसके बाद में जो है वो चाइना में आ गई थी, एक्चुअली 95 में वो जो है चाइना में आ गई थी, ठीक है। तब फिर पंगे स्टार्ट हो गए, चाइना ने अपना जो है कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और डिसेंट को वो कर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़े जो है, मतलब जब इनका 2021 में जब एप्पल डेली बंद हुआ था, तो 10 लाख कॉपी डेली की बेच रहे थे ये लोग, तो इतने बड़े थे। अब ये देखियो, इंडियन मीडिया को ना इनसे सीखने की जरूरत है ना, मतलब, ठीक है, वो किसी के पक्ष पे बोले लेकिन एकदम रेंगने लग जाते हैं, ठीक है। ये बंदा मतलब इतना प्रोसिक्यूशन सहने के बावजूद भी जो है, इंडिया वर्सेस हांगकांग है, चाहे जो भी है, हाँ, इतना प्रोसिक्यूशन सहने के बावजूद भी जो है बंदा अपने जो भी इसके सिद्धांत उन पे लगा हुआ है, कि मीडिया का काम क्या है वो करने पे लगा हुआ है, ना कि इंडियन मीडिया की तरफ। मतलब अगर तारीफ कर रहे हैं तो मतलब एकदम से ऐसे बिछ जाते हैं, और अगर बुराई कर रहे हैं तो एकदम से हथियार लेके पहुंच जाते हैं, एनालिसिस नहीं करते। खैर, तो ये हांगकांग का मोस्ट वोकल क्रिटिक था चाइना के, ठीक है। और इसको ना 20 साल का जेल दे दिया। अब एक्चुअली बेचारा खुद से ऑलरेडी ये 78 ईयर ओल्ड है, ठीक है। 20 साल मतलब इनकी तो जेल में जानी है पूरी की पूरी, ठीक है। ये बिगेस्ट नेशनल जो सिक्योरिटी केस इसको बनाया दिया गया है। और इन पे आरोप क्या लगे हैं ना, चाइना ने आरोप क्या लगाया इनके ऊपर, कि ये ना फॉरेन पावर्स का हेल्प कर रहे थे चाइना के खिलाफ, तो ऐसे पावर लगा इनको कर दिया। तो इनको मतलब ये चीज़ है, ठीक है, इनके बारे में। अब ये कहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं इसका एक पॉइंट। अब देखो बात ये है ना, बाल की खाल ये है कि अपन इतना पॉइंट, इतनी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं, भाई प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आती है तो वो मेंस में याद आएगी, ठीक है।
अदरवाइज़ बस आपको एक लाइन मिलेगी उसके बारे में लिखने के लिए। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको यूज़ कर सको आप, कि चाइना में अब आप चाइना का कोई क्वेश्चन आता है, कुछ आता है, तो उसको यहाँ पे आप अगर ये भाई भाई का एग्ज़ाम्पल लिख देते हो, जिमिलाई जिमिलाई भाई का अगर एग्ज़ाम्पल लिख देते हो, तो आपको ये आता है वो जिसको ब्राउनी पॉइंट बोलते हैं वो, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ ताकि जल्दी-जल्दी निपट जाए, ठीक है? ईरान के ऊपर एक न्यूज़ थी कि ईरान जो है वो अपने रिफॉर्मिस्ट जो रिजी फिगर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करने में लगा हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो एक 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 जो फ्रंट बना था, इन्होंने रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी, कि क्या बोलते हैं, रिफॉर्मिस्ट फैक्शंस थे, रिफॉर्मिस्ट फ्रंट बनाया था कुछ लोगों ने, कि और उन्होंने बोला था कि ये जो इनका सुप्रीम लीडर है ना, जो क्या बोलते हैं, खोमेनी है ना, इसको अयतुल्ला अली खामेनी, इसको बोला था भाई तू रिजाइन कर, है ना, और थियोक्रेसी से डेमोक्रेसी पे आने दे। अब आपको पता होना चाहिए थियोक्रेसी क्या होती है, एंड जो है मोनार्की क्या होती है, थियोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में भी रिपब्लिक क्या होती है, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, ये सब पॉलिटिकल कंसेप्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। तो थियोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे वो डेमोक्रेसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है ना वो रिलीजियस लीडर हो, है ना, कि आई आई एम रूलिंग विद द डिक्री ऑफ गॉड, उसको बोलते थे थियोक्रेसी। तो एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आई थी, तो कुछ लोगों को पकड़ पकड़ के इन्होंने अंदर डाल दिया। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ईरान से ना पीस प्राइज़ बहुत मिलते हैं नोबेल, क्यों? क्योंकि जो कमेटी है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वोलेशन होगा वहीं तो पीस प्राइज़ मिलेंगे, है ना? जैसे फिलीपींस में मिला था रिसेंटली, वेनेजुएला में मिला था, ईरान में मिला था, 2023 में मिला था शायद, है ना? और मतलब अफ्रीका वाले के देशों में मिलता रहता है। तो एक ये नरगिस मोहम्मदी है, उसके अलावा मतलब कई लोग हैं, इब्राहिम ये हैं, है ना? कुछ लोग, इनके नाम आप याद रखिएगा, खासकर जिनको पीस प्राइज़ मिला हुआ है ईरान से, अगर कोई एमसीक्यू में पूछ ले तो आजकल जैसे वो शशि थरूर वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना? एक वो एस जयशंकर वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ऐसे बाय नेम कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उसके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इसका आईआर का एनालिसिस है वो आईआर में करेंगे अपन, कभी आर्टिकल आएगा तो। अगली न्यूज़ क्या है भाई, कि देखो, फ्रॉम एसएमएस ग्रेडेड एसएमएस टू ग्रेड ईमेल, गवर्नमेंट टेक्स नज मेक्स अ मार्क। अभी नेक्स्ट टेक्स नज का क्या है, इसके लिए एक वर्ड मैंने अभी बनाया कि इसको ई नज बोल सकते हैं अपन, है ना, कि ई गवर्नेंस के लिए आप ई नज कर रहे हो, ठीक है, ई नज एक इनिशिएटिव था, नज नाम से एक इनिशिएटिव था जो डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक इनिशिएटिव चलाया था। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम ये था, सॉरी, ये आर्टिकल, एक एक मिनट, हाँ, सॉरी, ये थोड़ा गलत लग गया। ये आर्टिकल था, तो एक नज करके इनिशिएटिव जो है डिपार्टमेंट ने चलाया था। इसका नाम है नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डाटा टू गाइड एंड इनकरेज, ठीक है? ये ना जो लोग जो टैक्स नहीं भर रहे हैं ना, जो आईटीआर फाइल नहीं कर रहे, उनको नज करने के लिए था। ये एथिक्स में ना नज की टेक्निक करते हैं अपन, जब किसी का एटीट्यूड चेंज करते हैं ना, एटीट्यूड मीन्स आपका कॉग्निशन, इफेक्ट एंड बिहेवियर, ये चेंज करने के लिए अपन नज करते हैं, नज टेक्निक की, है ना, थोड़ा थोड़ा कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। तो ये नज इनिशिएटिव था। इसको आपको ना गुड गवर्नेंस में भी लिखना है, ठीक है, गुड गवर्नेंस ऑफ जीएस पेपर 2 में भी लिखना है, एंड गुड गवर्नेंस ऑफ जीएस पेपर 4 में भी लिखना है, ये नज वर्ड, और इसका फुल फॉर्म भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? एक्चुअली टेक ड्रिवन जो है कंपेन है दैट यूजेस डाटा एनालिटिक्स, बिहेवियर इनसाइट्स वगैरह। तो अब इसमें की डिफरेंस क्या है अभी वाले नज में और पुराने वाले मेथड में? अभी क्या होता है, वो पहले से ही प्रिवेंटिव है ये, कि भाई आप टैक्स की चोरी करो, टैक्स नहीं भरो, तभी आपको नज कर दिया कि सबने भर दिया, आपने नहीं भरा, इस टाइप से, है ना? और पुराने वाला क्या था, जो पुराने वाला था वो था कि वो स्क्रूटनाइज करता है कि किसने भरा किसने नहीं भरा। अब जिन्होंने नहीं भरा उनको नज करना आसान है कि भाई बहुत कम लोग होंगे, फिर आप लेके ढूंढने बैठते रहो क्लरिकल स्टाइल में कि किसने भरा किसने भरा, तो वो बहुत ह्यूमंगस टास्क होता था। तो एक तो ये हो गया, ई गवर्नेंस इज अ बेटर गवर्नेंस, ठीक है? और एक ये कि इसको एथिक्स में कैसे यूज़ करेंगे, कि भाई आपको नज किया, आपके कॉन्साइंस को नज किया कि आपने नहीं भरा और आपने भर दिया, इस टाइप से, ठीक है? तो ये आर्टिकल ये इसी पे था। इसको वर्ड को याद रखना आपको, नज को, है ना? नज वर्ड को आपको याद रखना है बेसिकली, ठीक है? चलिए, फिर बात करते हैं कि रिजल्ट्स आर विजिबल, ठीक है? अभी नेक्स्ट पॉइंट 2.0 भी है। अब डाटा भी देखिए आप याद रखिएगा, टोटल नज नज 1.0 और 2.0 से टोटल जो है 8800 करोड़ रुपए है, मतलब 88,800 करोड़ रुपए जो है हमने एडिशनल टैक्स आ गया है। तो ये गुड गवर्नेंस आप समझ सकते हैं कि इसको कहाँ यूज़ करना अपने को, ये है, ठीक है? ये एक्चुअली जो है बाकी तो डिटेल इसमें एक्चुअली क्या हुआ ना, कि ठीक है, बात करते हैं कि अच्छा, इसमें भी इन्होंने ना सबको, जो लमसम वाले थे ना, मतलब उनको नहीं पकड़ा, कि जिनको मतलब आईटीआर सबको फाइल करना होता है, उनको पकड़ा, मतलब जिनको पकड़ने से पैसा आएगा, तो मतलब ये कस्टमाइज्ड अप्रोच इन्होंने रखी, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि यूके में स्टार्ट हुई थी नज टेक्निक, ठीक है? अब जैसे इन्होंने यूके वाले मैसेज भेजे थे, 9 आउट ऑफ 10 पीपल इन द यूके,
ठीक है, पे देयर टैक्स ऑन टाइम, यू आर करेंटली इन द वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पीपल हु हैव नॉट। बेसिकली आप है ना पॉजिटिवली किसी को नच करो, नेगेटिव मत करो, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि अब किसी दीवार पे लिखा है ना, किसी दीवार पे लिख दिया ना, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत देसी सा एग्जांपल है, ठीक है, कि गधे के पूत यहाँ ना मूत, ठीक है, कितना मतलब डेरोगेटरी वर्ड होता है ये, लिख दिया। अब आपने क्या कर दिया ना, सामने वाले को क्रिमिनलाइज कर दिया, कि मतलब उसी जगह ना अपन, आप जैसे स्वच्छ भारत मिशन में अपन क्या अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, ठीक है, कि ये आपका देश है, आपका समाज है, अच्छी अच्छी बातें लिखनी। तो नज भी जो है वो पॉजिटिव नज होना चाहिए, ना कि नेगेटिव नज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आई थिंक एग्जाम्पल थोड़ा फनी हो गया, बट मतलब पॉइंट मेरा जो अगर आपको समझ में आ गया हो तो। अब जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो है ना नज को अपग्रेड कर रहा है डिपार्टमेंट, सक्षम नज कर रहा है, ठीक है। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, सक्षम नज, ये होते हैं ब्राउनी पॉइंट्स, सक्षम नज है ना, GS2 में टिका दिया, इसको मार्क्स मिल जाएंगे। सक्षम में एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है संकल्प से, संकलन, ठीक है, कंपाइलेशन, कंपाइलेशन कर दिया। एस का मतलब, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे ना एस का मतलब क्या है, संकलन, संकलन का मतलब है कंपाइलेशन ऑफ डाटा, कि डाटा का कंपाइलेशन कर दिया। दूसरा ए का मतलब है अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है, पहला हो गया कंपाइलेशन, अनुसंधान मतलब रिसर्च हो गया, रिसर्च एंड एनालिटिक्स, ठीक है। के का मतलब है क्रिया, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई होम टू नज, की मतलब किसको नज करना है, उसको आइडेंटिफाई किया आपने। एस का मतलब क्या है, संपर्क, एस मतलब आप संपर्क करोगे फिर। तो सबसे पहले आपने डाटा कंपाइल किया, फिर उसका रिसर्च और एनालिसिस किया कि किससे मांगना किससे नहीं, फिर तीसरा कि जिनसे मांगना उनको आइडेंटिफाई किया, चौथा आपने संपर्क किया, ठीक है। ये वर्ड याद रखना भाई, बहुत शानदार आज का ये मतलब मिला है, इसको यूज़ कर सकते हैं। यही है वो जो मेंस में 800 मार्क्स दिलाते हैं, यही है वो पॉइंट्स, है ना। बाकी तो सब सेम पढ़ते हैं, ठीक है, सबको जो है वो मतलब क्लासिक एग्जाम्स क्या बोलते हैं टीचर, मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग एंड फनी टीचर चाहिए होते हैं सबको, है ना। ये लेकिन ये वाले पॉइंट है जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाते हैं एक्स्ट्रा वाले। खैर, एस मतलब संपर्क हो गया, कम्युनिकेटिंग टू क्रिएट अवेयरनेस एंड वगैरह, ये नज हो गया प्रॉपर। एच मतलब हस्तक, हस्तक का मतलब हैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटेशन, कि भाई पहले बोलेंगे संपर्क करेंगे करो, और जो करना चाह रहा है उसका हैंड होल्डिंग करेंगे, कि भाई कैसे करना आपको, विल हेल्प, विल असिस्ट, ठीक है। एंड ए का मतलब हो गया यहाँ पे, ए का मतलब अधिकार, कि अलाउइंग रिवीजन ऑफ रिटर्न्स टू फोस्टर ट्रस्ट, कि भाई आपका मतलब आपको हम परेशान नहीं करेंगे, अगर आपका वापस बनता है तो आपको वापस दे देंगे। एंड एम फॉर मूल्यांकन की असेसमेंट, ठीक है, एम फॉर मूल्यांकन, दैट इज असेसमेंट। अब द पॉइंट इज, इसको तो आपको रटना ही रटना है। एक बात बताता हूँ आपको, आजकल आप अभी जो है आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, आजकल आप लोग क्या फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने, आप देखो हम एथिक्स की बात करते हैं, और हम में से हर किसी ने मतलब वी ऑल आर कल्प्रिट इन दिस, कि हम जो है सबसे पहले क्या भरेंगे, IAS भरेंगे, फिर IFS भरेंगे, फिर जो है IPS भरेंगे। IPS के बाद में, IPS के बाद में जो है अपन क्या भरते हैं, IRS, IT नहीं भरते हैं, कस्टम भरते हैं, और फिर उसके बाद IRS IT भरते हैं। अब समझ गए होंगे आप बात सक, है ना। कस्टम भरते हैं कि कस्टम में पैसा है, ठीक है। अपने कॉन्शियस माइंड में, तो हमारा जो कॉन्शियस, जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, जो करप्ट है, पता नहीं सोसाइटी ने बनाया, किसने बनाया, कि IRM कस्टम, ऐसे सीनियर से हम पूछे IRM कस्टम भर दो भाई, IRS कस्टम, है ना। क्योंकि कस्टम में तो अभी फिर भी जो है कि डायरेक्ट फेस टू फेस जो है इंटरवेंशन है, तो फेस टू फेस जहाँ पे होगा आप वहाँ पे पैसा कमा सकते हो। IRS RT मत भरना भाई, IT में क्या फेसलेस हो गया। जिससे भी सीनियर से पूछोगे बोले IT मत भरना भाई, IT फेसलेस हो गया। तो फेसलेस हो गया क्या, आप अपने को तो काम करने का मौका मिल रहा है ना, बट वही है कि अपने सब कॉन्शियस में आइला नुकसान हो गया। तो खैर, और इसमें सब कल्प्रिट है ना, मतलब मेरी भी प्रेफरेंसेस ये रहती है, सब कल्प्रिट अपन इसमें। खैर, तो ये बात है। ऐसे ही जो है मैंने आपको सक्षम बताया, ऐसे एक वर्ड मैंने बनाया था फीमेरी, ऐसे मैंने एक वर्ड बनाया था फीमेरी। फीमेरी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, है ना। आई का जो है इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट करके दोबारा फॉर्मुलेशन। मैंने बताया था कि अपन सिर्फ जो है सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो F स्टेज पे बैठते हैं, इस स्टेज पे तो बाकी सारे डिपार्टमेंट में टॉप से लेके क्लर्क तक सारे के सारे ये काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, रिव्यू, इंप्रूवमेंट वगैरह। लेकिन फॉर्मुलेशन जो है सिर्फ सिविल सर्वेंट करता है, इसलिए सिविल सर्वेंट की जो जॉब है वो इतनी कोवेटेड है, इतनी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। तो इस आर्टिकल में एक्चुअली न्यूज़ ये थी कि 60% ऑफ लगभग 1.1 करोड़, है ना, 1 करोड़ 11 लाख लोगों जो रिस्पॉन्ड किया IT के लिए, है ना, कंप्लायंस कंपेन वर नॉन फिलर, कि इतने लोगों को हमने नज किया, उसमें 60% जो नॉन फिलर थे, इस नज की वजह से उन्होंने फिल कर दिया, और टोटल जो है 8800 करोड़ का फायदा हुआ हमें। तो ये इसको अपन बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको यूज़ करना भाई और बहनों। दूसरी बात करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम जापान पोल। अभी जापान में पोल हुआ है, ठीक है, जापान में पोल हुआ, जापान में क्या ना स्टेबल PM बहुत टाइम बाद मिला, ठीक है। वरना जापान में क्या, जापान UK वगैरह में ना बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाती है ना डेमोक्रेसी, तो वो अपने किसी भी लीडर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और फिर उनको हटाते रहते हैं, ठीक है। तो जापान को ना बहुत टाइम बाद जो है, और स्टेबल लीडर ना आज के कॉन्टेक्स्ट में ना जो कंजर्वेटिव होगा, जो बड़ी बड़ी बातें करेगा, जो नेशनल रिवाइवल की बात करेगा, जो इन सब चीज़ों की नेशनलिज्म की बात करेगा, उन्हीं लीडर्स को है ना लोग पसंद कर रहे हैं। तो
जापान में पोल हुए हैं, बहुत समय बाद जो है उनको स्टेबल एक जो पीएम मिला आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और क्यों? क्योंकि वो मेजरली वही है एंटी चाइना, है ना भाई। इंडिया में जीतना है तो पाकिस्तान को गाली देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही जापान में जीतना है तो चाइना को गाली देनी पड़ेगी। तो ये मतलब हर जगह का अपना अपना फंडा होता है, ये आप समझते होंगे क्या होती है पॉलिटिक्स। बट अपने को पॉलिटी तक रहना है, अपने को पॉलिटी तक रहना है। आपसे बोला जाएगा पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आपको इंटरव्यू बोला हाँ करनी चाहिए, कि बात करने से ही जो है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से सॉल्यूशन होते हैं। आपको नहीं बोला नहीं 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 बात नहीं करनी उनसे, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट का स्टैंड देना है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ब्लड एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर वगैरह, बट आपको ये ऐसा स्टैंड नहीं लेना है, प्रैग्मेटिक स्टैंड लेना है ना। देखिए, एक बैलेंस स्टैंड अलग होता है, बिन पेंदे का लोटा होना अलग होता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। खैर, तो न्यूज़ ये है कि भाई तकाइची जो है, तकाइची कौन? तकाइची मैडम जो है, इनका नाम है तकाइची, इनका नाम है तकाइची, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं और एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है उनकी, ठीक है। 64 ईयर ओल्ड हैं, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी ये लास्ट अक्टूबर में। और अभी जो 2/3 सुपर मेजोरिटी से एकदम मतलब प्रचंड बहुमत से जीत गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनका जो स्टांस था ना एंटी चाइना वाला, वो गजब का था। मैं इंटरव्यू के टाइम पे देखता था इसको। इकोनॉमिक स्टिमुलस, है ना। अब इनके जो मेन जो वादे थे वो क्या थे कि क्योंकि जापान की जो इकोनॉमी है ना बहुत कम ग्रो कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, तो जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है नहीं, सेचुरेशन आ गया, एजिंग ऑफ सोसाइटी हो गया, कई इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, एजिंग ऑफ सोसाइटी। तो एक तो है इकोनॉमिक स्टिमुलस, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी, किससे? चाइना से, एंड तीसरा है कंजर्वेटिव सोशल वैल्यूज की। हर कोई यही बोल रहा है, तीन चीज़ें, नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान दूंगा भाई, इकोनॉमी को बढ़ाऊंगा, एंड हमारी जो वैल्यू सिस्टम है ना, जैसे हम बोलते हैं इंडियन नेस को बढ़ाएंगे, वैसे ही वो जापानी नेस को बढ़ाने की बात करती है। तो इसका विनिंग कॉम्बिनेशन क्या रहा था कि सोशल कंजर्वेटिज्म, इकोनॉमिक स्टिमुलस एंड ये एक्चुअली ये जो रिवाइवलिज्म की बात क्यों चलती है आजकल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया ना, सबको एक मिक कर दिया है ना, सबको मिक्स कर दिया। तो अब आपके कल्चर को आपको बचा के रखना है, और पर्टिकुलर देश में माइनॉरिटी का एक वो रहता है ना। आजकल क्या हो रहा है ना, मोस्टली कंट्रीज में मेजोरिटीज आर बीइंग मतलब स्केर्ड की माइनॉरिटी से आपको खतरा है ना, उल्टा हो रहा है आजकल। तो वो फिर वो कल्चरल रिवाइवलिज्म, फिर ये कल्चरल रिवाइवलिज्म पे आते हैं, तो फिर इसके रिएक्शन में माइनॉरिटीज आ जाती है। तो ये सब रहता लगभग हर देश में चल रहा होता है आज के टाइम पे, ठीक है। चलिए, अब बात करें व्हाट्स द आउटलुक। आउटलुक क्या है जापानीज पॉलिटिक्स का, कि भाई नेशनलिस्ट हो गया, ये पढ़ा अपन ने। एंड सेकंड थिंग की राइट लीनिंग है पार्टी, मैंने बता दिया आपको। एंड ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जापान की जो सोसाइटी है ना बहुत प्रोग्रेसिव और मॉडर्न है, बट आज भी जो है ना वो एल्डरली मेल एलिट उसको चलाते हैं, है ना। जापान में एक प्रथा है कि वो एम्परर होता है, एम्परर की ना जो उनकी एम्प्रेस होती है ना, वो उनके पैरों के अंदर गिरती है, मतलब इतना वहाँ पे कुप्रथा टाइप है ना, और वो पब्लिक में होता है। तो खैर आप पढ़ना उस चीज़ के बारे में, बट द पॉइंट इज, तो ये मतलब बात थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि सुपर मेजोरिटी जो होगी ना, अब वही बात है, जो अगर सुपर मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बनेगी तो वो रिफॉर्म्स वगैरह जो भी उसको लाने वो अच्छे से ला पाएगी, ठीक है। ये बात है। अब दूसरी बात जो जापान के केस में वो ये है कि उनको ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है। क्यों करना है? इनकी पार्टी का भी यही जो है गोल है वो। क्यों करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान को जो है हार गया था और न्यूक्लियर अटैक हो गया था वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ था। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन को इस टाइप से बनाया गया था, है ना, कि जो है एक एम्परर की पोजीशन को छोड़ के बाकी सब इनसे ले लिया था। एम्परर का इसलिए रखना पड़ा कि जापानीज जो है वो बहुत सेंटिमेंटल होते हैं अपने एम्परर को लेके, मतलब उनके लिए एम्परर जो है वो फादर फिगर से भी बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ की बात होगी। तो खैर, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अब ये सोच रहे हैं कि अब जैसे अपनी डिफेंस नहीं रखेंगे, न्यूक्लियर नहीं रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी इसको ना थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाना चाह रहे हैं कि जापान के सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अभी क्या हो गया ना, ये यूएस पर डिपेंडेंट हो गए हैं पूरी तरीके से। तो ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे ना इंडिया की, मतलब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ कि भाई ट्रम्प है ना, ट्रम्प जो है जैसे यूएस है वो चाइना, जापान और जैसे इंडिया के साथ खेल रहा है। अब वो चाइना को कंटेन करना चाह रहा है, दैट डज नॉट मीन कि जापान और इंडिया को इज्जत दे रहा है, ठीक है। वो चाइना को कंटेन करना चाह रहा है। अब मतलब यूएस की लार्जर पॉलिसी बता रहा हूँ, ट्रम्प तो पार्ट है उसका। अगर यूएस चाइना के डायरेक्ट बन गए ना रिश्ते, तो वो इन दोनों को बाईपास कर देंगे, ठीक है। ये जापान के लिए भी लागू होता है, ये हमने जो ट्रेड डील की है उसमें एक एनालिसिस अभी आएगा आर्टिकल, उसके लिए भी लागू होता है। तो डेलिकेट पोजीशन में, तो हमें अपनी जो है जापान को भी और इंडिया को भी, दोनों एक सेम पेडेस्टल पे हैं, कि अपनी जो है पॉलिसीज को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि दे डू नॉट बिकम डिपेंडेंट ऑन, कि चाइना से डिपेंडेंस हटाने के चक्कर में यूएस पर डिपेंडेंट ना हो जाए। ये एक बात थी। दूसरा कि दूसरे के दोनों के दोनों देश जो हैं, इंडिया एंड चाइना, एक पॉइंट तो ये हो गया ट्रम्प वाला। दूसरा कि चाइना +1 को दोनों के दोनों इनकैश करना चाहते हैं, ठीक है। कि चाइना +1 स्ट्रेटेजी जो है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो चाइना से, मतलब चाइना पे डिपेंडेंट भी है और चाइना से डरता भी है कि यार ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये डेट ट्रैप में फंसा लेंगे वगैरह वगैरह। तो हर कोई चाह रहा है चाइना +1 स्ट्रेटेजी अपनाना। तो दोनों की दोनों कंट्री जो है, इंडिया एंड जापान, वो चाइना +1 का हिस्सा बनना चाह रही है। मतलब कि जो चाइना का मतलब अल्टरनेट बनना चाह रहे हैं, ठीक है।
कि चाइना से जो भी कंपनी आए वो हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे ना जापान वर्सेस इंडिया कभी नहीं होगा, क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी नहीं है, एक इनकी टेक्नोलॉजी लेवल हमसे बहुत आगे है, ठीक है, और हमारी जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। तो हम दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ थी। दूसरी और तीसरी चीज़ क्या है कि हम हमारे मेक इन इंडिया को जो है प्रमोट कर सकते हैं जापान की हेल्प से, ठीक है। एक्सपेंड भी कर सकते हैं कि अभी जापानीज़ इन्वेस्टमेंट तो है, जैसे बुलेट ट्रेन में किया हुआ है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह, वो जो स्वाप एग्रीमेंट वगैरह वो सब होते रहते हैं, ठीक है। ये अब मैं ना, आप सोच रहे होंगे कि ये सबको मैं यूज़ कैसे करूँगा, नोट्स कैसे बनाऊंगा। तो पॉइंट ये है कि भाई आपको ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट बनाने, आईआर की एक नोटबुक बनानी है, उसमें ऐसे ऐसे करके बनाने हैं, इंडिया जापान में ऐसे वाले पॉइंट जो है वो लिख देने हैं आपको। ऐसे एक जगह नोट बनेगा, नहीं तो फिर आप ना ये यूपीएससी के जो जो भूल भुलैया है ना ओशियन, उसमें खो के रह जाओगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। ठीक है, पार्टनरशिप की बात तो इवोल्व करनी है। अब जैसे अभी हमारी पार्टनरशिप क्या चल रही है, क्वाड पे चल रही है, ब्रॉडर इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क पे। अब इसको हमें ना वो करना है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा ये क्वाड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बताया था आईआर का कोई भी क्वेश्चन होना, मैंने एक अपने पहले दूसरे वीडियो में बनाया था, उसको देसी ट्रिक से करना होता है कि हमारे रिलेशन कैसे हैं, डिफेंस वाइज कैसे हैं, डिप्लोमेटिकली कैसे हैं, डी से ही अपना स्ट्रेटेजिक हो जाएगा, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी वाइज कैसे हैं, ई मतलब इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं, ई दूसरा एनर्जी वाले रिलेशन कैसे हैं, आजकल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, फ्यूल एंड रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, ठीक है। एंड एस ई सॉफ्ट पावर हमारी उनके साथ कैसी है, डायस्पोरा एंड ऑल, ठीक है। एच इज एच डी आर है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, वो सब कैसा है। एंड आई इज हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, हर देश के साथ इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर लास्ट पॉइंट आपने लिख दिया ना इंस्टीट्यूशन का की, तो मज़ा आ जाएगा। जैसे इनके साथ हमारा क्वाड है, ठीक है, और ये सब है, ठीक है। हम दोनों के दोनों साइड जो है आसियान के जो है वो वाले 10+6 में जो आते हैं ऑब्जर्वर क्या बोलते हैं उनको, वो हैं, ठीक है। तो ये इंडिया जापान का हो गया। अब आगे बात करते हैं कि हाउ यूएस ट्रेड डील मे अल्टर इंडियाज फीड मार्केट। ये क्वेश्चन था यार, उल्टी पुल्टी लग गई पीडीएफ, है ना। मैं वैसे चलना चाह रहा था GS 1 2 3 4, बट कल कल से मैं ध्यान रखूंगा इसका। आई एम इवॉल्विंग माई सेल्फ, ठीक है। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार ये मत सोचिए कि छोटा वीडियो बने, छोटा वीडियो बने, भाई टाइम लगता है यार चीज़ों को समझाने में ना, चीज़ों को समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। माइंड के न्यूरॉन्स बनाने में टाइम लगता है, सिनेप्सिस बनाने में न्यूरॉन की वो टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप हड़बड़ी ना बचाएं कि वीडियो बड़े बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिर बात करते हैं हाउ यूएस डील जो है फीड मार्केट। अब बात किया जैसे यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हुई, यूएस के साथ हमारी क्या हुई, ट्रेड डील हुई, यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हुई। इसमें ना इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया ने जो है, इंडिया हैड डिटेन्ड बैन ऑन इम्पोर्ट्स ऑन जीएमएज। सबसे मेन जो थी ना, देखो यूएस का में राज कौन कर रहा है, ट्रम्प। ट्रम्प का जो कोर बेस है वहाँ के फार्मर्स हैं, वहाँ के फार्मर्स वहाँ की पॉपुलेशन का 2% ही है, लेकिन जीडीपी में अच्छा खासा ग्रो करते हैं। अपनी तरह नहीं है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर, बट जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 15-16% ही है। उनकी फार्मर अच्छे खासे हैं, बड़े फार्मर्स होते हैं, चौपर से तो वो फर्टिलाइजर डालते हैं, उस टाइप के फार्म है। अब ये दे दनादन जो है जीएम क्रॉप उगाते हैं। अब वो चाहते हैं कि जो है ये अपना उनका जीएम क्रॉप इंडिया में आ जाए, इसके लिए प्रेशर बना रहे हैं। एक्चुअली वो इंडिया इस प्रेशर को रजिस्ट कर रहा है कि हम जीएम क्रॉप को तो नहीं आने देंगे, ठीक है। तो इंडिया ने ना, इंडिया हैज़ रिटेन द बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ मेज एंड सोयाबीन। इस आर्टिकल में 4 आर्टिकल्स की बात हुई है, इस आर्टिकल में 4 आर्टिकल की बात हुई है। मैं ये आपको समझाता हूँ क्या है, इसको आपको इकोनॉमी में यूज़ करना है, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में यूज़ करना है आपको इसको, ठीक है। क्या बात हुई है देखिए कि यूएस ने रिलीज किया, यूएस रिलीज रिपोर्ट टाइटल द ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट इन एंड फीड इन इंडिया। एक ही रिपोर्ट निकाली, यूएस हमेशा ही करता है, पहले आएगी रिपोर्ट। रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिया का जो डेयरी जो कंजम्पशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये चीज़ों का बढ़ने वाला है। क्यों? इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, पॉपुलेशन की जो है डाइटरी नीड्स बढ़ने वाली है, डाइटरी नीड्स के लिए जो है एनिमल जो है रियरिंग बढ़ने वाली है, लाइफ स्टॉक रियरिंग, और उसके लिए फीड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। बट इंडिया के पास इतने एनिमल को फीड करने के लिए दाना नहीं है, तो हम अमेरिका वाले देंगे। ऐसे ये लोग अपना मार्केट एनालिसिस करते हैं। अब बात क्या हुई इन्होंने बताया कि इंडिया की जो डोमेस्टिक जो मेज कंजम्पशन है ना, वो 35 लगभग था, 2040 में लगभग वो डबल हो जाएगा, 62, एंड 2050 तक वो लगभग इतना हो जाएगा। मतलब आपको इसको एक उससे बना के रखना है ना, लगभग 35 से 62 से 94, ठीक है, इतना हो, मतलब काफ़ी बढ़ने वाला है। ऐसे ही जो है ये जो है मॉडरेट। तो बेसिकली डाटा याद नहीं रहते, पॉइंट इज कि ये रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया का में पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये मैं जो अभी मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन से ये बढ़ेगा, फूड रिक्वायरमेंट से लाइफ स्टॉक से उसकी रिक्वायरमेंट। एंड इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो जो फीड इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं, मेज, व्हीट, राइस, सोरगम, ये सब ग्रेन वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक नहीं होते, वो एनिमल्स को खिलाते हैं अपन, ठीक है। बात करते हैं
अब ये ना सोरगम प्री में आ जाए ये सब चीज़ें कि इसको इसमें भी यूज़ करते हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं, वो टाइप। अब बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं सोयाबीन, मेज़ वगैरह, ठीक है, ये फीड के लिए यूज़ करते हैं। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक चीज़ ये भी कही है कि हमने ना जीएम जो मेज और सोयाबीन को तो हमने बाहर रख लिया ना, द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में हमने क्या किया, बैन जो है उनके इंपोर्ट को तो हमने रख लिया कि भाई हम जीएम मेज नहीं लेंगे आपसे, जीएम सोयाबीन नहीं लेंगे। इसी टाइम पे हमने दो चीज़ों को अलाउ कर दिया है, क्या, एक तो रेड सोरगम, ठीक है, और दूसरी चीज़ है एक ये इस बार का प्री का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज डीडीजीएस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेड सोरगम को हमने अलाउ कर दिया। यूएस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सोरगम। सोरगम जो है वो एक नॉन जीएम अल्टरनेटिव है जीएम कॉर्न का, और उसको भी फीड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको फीड की तरह यूज़ कर सकते हैं सोरगम को, ये नहीं वगैरह, ये आपको अपने को पढ़ना है, ठीक है। सोरगम प्रोवाइड्स एन इमीडिएट नॉन जीएम सॉल्यूशन फॉर एनिमल फीड मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, ठीक है। एक बात, क्योंकि इंडिया में अभी भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो अभी भी नहीं हो रहा है ना, तो इंपोर्ट तो हम करेंगे लेकिन जीएम नहीं कर सकते। तो दो अल्टरनेटिव हमें क्या क्या दिए गए हैं, एक सोरगम, दूसरा डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन विद सोल्यूबल्स, डीडी। ये भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीडीजीएस इस बार के प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। अब समझाया क्या है, क्या होता है मेज होता क्या है डीडीजीएस। मेज कंटेन्स रफली 70% स्टार्च। मेज में ना 70% स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हायर फॉर्म होता है स्टार्च। 8 to 10% प्रोटीन होता है, 3% ऑयल होता है, यानी कि फैट होता है। तो तीन चीज़ें होती हैं, कार्ब, है ना, प्रोटीन एंड फैट, तीन ही चीज़ें होती हैं। तो ये है, मतलब कार्ब बहुत ज़्यादा होता है। द स्टार्च इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू शुगर ग्लूकोज। मैंने बताया आपको स्टार्च जो है वो होता है, पॉली कार्ब होता है, उसको जो है स्टार्च को अपन ग्लूकोज में तोड़ते हैं, विच इज़ फर्मेंटेड इनटू एल्कोहल। तो स्टार्च को हमने ग्लूकोज में तोड़ा और उसको एल्कोहल बनाया उसका। ये पूरा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बड़े कार्ब को छोटे कार्ब में जो कि ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज वगैरह वो सब होता है ना, इसमें तोड़ते हैं और फिर यहाँ से ग्लूकोज बनाते हैं, विच इज CH4OH या CH5OH। फिर ये करने के बाद यूजिंग ईस्ट जो फंगस होता है उसको यूज़ करते हैं और फिर इसको और डिस्टिल करते हैं, 99.9% प्योर एथेनॉल बनाते हैं उसका। ये एथेनॉल ही होता है CH5OH, ठीक है। ये सब करने के बाद आफ्टर एथेनॉल इज सेपरेटेड, इसमें से एथेनॉल जब हम निकाल लेंगे ना भैया, एथेनॉल को निकाल लेंगे, व्हाट रिमेन्स इज द वेट फर्मेंटेड। ये पूरा इसका जूस वूस सब निकाल लिया ना, तब जो बचता है उसको बोलते हैं क्या, डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सोल्यूबल्स, ठीक है। इसको एज ए फीड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है 10%। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 10% होता है मेज का, और नॉन कंसंट्रेशन। तो पॉइंट ये है कि क्या होता है आप समझ गए, ठीक है। तो चार चीज़ें थी टोटल, मेज, सोयाबीन, सोरगम और ये डीडीजीएस। दो को हमने अलाउ नहीं किया क्योंकि वो जीएम क्रॉप होती हैं, दो को हमने अलाउ कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये बनता यूएस इसके लिए क्यों मान गया, क्योंकि ये ना डीडीजीएस ये मेज से ही बन रहा होता है, आपने देखा ऊपर मेज से ही बन रहा होता है, ये देखिए मेज से ही बन रहा होता है ना, ये मेज से ही बन रहा होता है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली सिंपली पुट, इंडिया हैज नॉट ओपन द डोर टू अमेरिकन जीएम कॉर्न एंड सोयाबीन और मील येट, बट इट हैज़ प्रोवाइड स्मॉल विंडो थ्रू सोरगम एंड डीडीजीएस, जो कि अल्टरनेटली इसे बना है। तो ये आप इसका 2 लाइन में आप अपने एग्रीकल्चर के नोट्स में इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। और प्री के लिए ये सब वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। अगला आता है टॉपिक क्या है, पीएमओ डायरेक्टिव टू पीएम केयर्स। अभी लोकसभा में बड़ा रक्कस मचा हुआ है, व्हाट क्वेश्चंस कैन लोकसभा आस्क। ये है कि पीएमओ ने बोला किसको, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को बोला कि भाई ये जो अपोजिशन वाले पूछ रहे हैं ना कि इसको आरटीआई में क्यों नहीं डाला हुआ पीएम केयर्स को, है ना, वो सवाल अपोजिशन वाले लोकसभा में नहीं पूछ सकते, ठीक है। और फिर स्पीकर ने अलाउ नहीं किया। अपोजिशन बोल रहा है भाई पीएमओ कैसे डायरेक्ट कर सकता है, अल्टीमेट जो अथॉरिटी है, आप एक थंब रूल याद रखना कि हाउस के अंदर जो भी होगा ना विल बी डिसाइडेड बाय स्पीकर, है ना कोर्ट की चलेगी, ना किसी एग्जीक्यूटिव की चलेगी, पीएम की चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, है ना। हाउस में जो होगा वो स्पीकर, ये थंब रूल होता है, हाउस में जो भी होगा वो स्पीकर की चलेगी। बाद में हो सकता है कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर दे, लेकिन लोकसभा में या राज्यसभा में जो भी है, लोकसभा में स्पीकर में की और राज्यसभा में चेयरपर्सन की ही चलेगी। तो अब देखते हैं इसकी कंट्रोवर्सी क्या है और हमारे काम की चीज़ क्या है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बोला लोकसभा सेक्रेटेरिएट को कि पीएम केयर फंड है और जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है PMNRF और नेशनल डिफेंस फंड है, इनको इनएडमिसेबल इन लोकसभा की, इन पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, ठीक है। अब रीजनिंग ये किया जी कि भाई ये कोई मतलब पब्लिक कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं बनाए हुए, है ना, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं बनाए हुए, ये पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से बनाए हुए, है ना, मतलब डोनेशन से बनाए हुए फंड है। तो इन पे लोग ये आरटीआई में नहीं आते हैं और इन पे लोकसभा में कुछ जवाबदेही नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी आंसर नहीं होगी। तो अगला एक क्वेश्चन बनता है कि हु डिसाइड्स व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन लोकसभा। सिंपल सी बात है, कौन डिसाइड करता है,
कि भाई रूल्स हैं प्रॉपर। हाँ, एक दो जैसे मैंने थंब रूल बताएगा आपको कि लोकसभा में स्पीकर सब कुछ डिसाइड करता है, ऐसे एक थंब रूल और याद रखना प्रीलिम्स के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में है ना मोस्टली चीज़ें नहीं लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडलाइन होती हैं, उसके बाद में रूल बनाए जाते हैं। तो मोस्टली जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना, इट इज़ रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ये गलत होते हैं मोस्टली। ये सब बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सही होता है कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, स्पीकर की क्या पावर है, पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए वगैरह। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क है यार। एक फ्रेमवर्क बनाने में हमें 3 साल लग गया, अगर इसके एक माइन्यूट डिटेल बनाने लग जाते तो अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनता रहता है इतने बड़े देश का। तो एक खैर ये एक प्री की जो सो कॉल्ड ट्रिक होती है वो होती है। तो खैर, तो ये रूल्स में लिखा होता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, इसमें चीज़ दी हुई है। क्वेश्चन क्या होगा ना, किसी को क्वेश्चन पूछना है, पहले लोकसभा सेक्रेटरीट के पास जाएगा और फिर अपने को पता है वो क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं, स्टार्ट वगैरह वो सब है ना। तो फाइनल डिसीजन रेस्ट विद स्पीकर, ये है मेन बात। स्पीकर डिसाइड करेगा। तो अपोजिशन बोल रहा है कि लोग पीएमओ ने कैसे डायरेक्टिव दे दिया, ये बात। अब बात करते हैं कि 3 फंड है कौन कौन से। एक तो है पीएम केयर, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, वो है ना, एक ट्रस्ट बनाया था जिसमें पीएम उसके हेड हैं, उसके अलावा डीएम और एचएम को रखा गया है। क्या बोलते हैं ये, डिफेंस मिनिस्टर एंड हेल्थ बोल रहा हूँ, होम मिनिस्टर को रखा गया था। तो ये एक्चुअली ना इमरजेंसी के टाइम मतलब ये सेटअप, ये एक्चुअली कोविड-19 के टाइम पे हुआ था वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, कि पीएम के, और अब उसको बना दिया नेशनल इमरजेंसी के लिए कि कोई भी अगर नेशनल इमरजेंसी आती है उसके लिए फंड बना दिया। एक तो ये, अब क्योंकि ये पब्लिक कंट्रीब्यूशन है और ये इसके जो ट्रस्टी हैं ये लोग हैं, तो पब्लिक कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए हो सकता है कि आरटीआई में ना आए, बट ये सब जुडिस मैटर कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि यार पीएम को आपने इसका ट्रस्टी बना रखा है, चेयर बना रखा है, डीएम को ये बना रखा है, तो इसको आरटीआई में आना चाहिए। फिर ये पब्लिक फंड हो गया और पब्लिक के कॉन्ट्रीब्यूशन में तो पब्लिक के ही है, तो पता होना चाहिए पब्लिक को हमने कहाँ दिया। दूसरा, एक होता है PMNRF, ये 1948 में था, जो कि नेहरू जी ने बनाया था, इसीलिए कोविड के टाइम पे मोदी जी अपना खुद का लेके आए थे, ये वाला पीएम केयर्स है ना। जैसे एक ओबामा केयर्स करके शायद आया था यूएस में, उसी टाइप से पीएम केयर्स है ना, या और ज़्यादा अच्छा मोदी जी को शूट करता मोदी केयर्स। खैर, तो ये जो है ये पब्लिक कंट्रीब्यूशन से था 1948 में, ठीक है। और ये पाकिस्तान से जो डिस्प्लेस्ड लोग थे ना, उनको असिस्ट करने के लिए था। तो तीनों का ना प्री में आ जाए कि तीनों का पर्पस क्या था, वो मैचिंग कर दीजिए, तो हमें याद होना चाहिए। पीएम केयर नेशनल इमरजेंसी के लिए, कोविड के लिए बना था, बाद में नेशनल इमरजेंसी के लिए हो गया। पीएमएनआरएफ जो है वो 48 में बना था, पब्लिक और पाकिस्तान से डिस्प्लेस लोगों के लिए था। एंड इट्स रिसोर्सेज आर नाउ यूटिलाइज प्राइमरी टू कीप आउट फैमिलीज किल्ड इन नेचुरल कैलामिटीज। अब देखो, पहले इसका पर्पस क्या था, अब क्या पर्पस है, तो आप देखिए इसको कि पीएम केयर्स का पहले पर्पस क्या था, कोविड के लिए, अब हो गया नेशनल इमरजेंसी। ऐसे ही पीएम एनआरएफ का बना किसके लिए था, ये पाकिस्तान से डिस्प्लेस लोगों के लिए। अब ये जो नेचुरल क्लाइमेटी में जो लोगों की डेथ वगैरह हो जाती है, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है, या राइट्स या एक्सीडेंट्स के अंदर। ऐसे एक एनडीएफ होता है, नेशनल डिफेंस फंड, ये इट इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड देयर डिपेंडेंट्स, उनके वेलफेयर के लिए होता है। दिस फंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी विद द पीएम एज चेयरपर्सन, इन तीनों के एक्चुअली पीएम ही होते हैं चेयर, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब बात ये कि सो आर दोज बॉडीज नॉट मतलब कि गवर्नमेंट का इस पर होना चाहिए कि नहीं। बेसिकली ये ना, इनको गवर्नमेंट बॉडीज अभी के लिए हिसाब से नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने क्रिएट किया है इनको, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है इनको, ठीक है। कोर्ट इसको डिसाइड कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी है। जब हम बैलेंस ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, तो लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड क्या बोलते हैं जुडिशरी, है ना। तो ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है, इस पर लेजिस्लेचर नहीं कर सकता अभी के हिसाब से, ठीक है। बट ये मामला जो है सब जुडिशरी, थैंक यू, ठीक है। तो आर द बॉडीज कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट, अभी के हिसाब से सिर्फ एनडीएफ है। तो आप इसका जब नोट बनाएंगे तो ऐसे लाइन से लिखेंगे और तीनों की फीचर लिख लेंगे, है ना, कि एनडीएफ इज अंडर एम्बिट ऑफ आरटीआई। और इन दोनों के जो केस हैं, इनके केस चल रहे हैं कहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अभी केस चल रहा है, सब जुडिस मैटर। तो जुडिशरी डिसाइड करेगी, जुडिशरी डिसाइड करेगी, चेक एंड बैलेंस। बट अभी अभी के हिसाब से लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने बनाया हुआ है। खैर, व्हाट हैपेंस वन द क्वेश्चन इज डीम्ड एडमिसिबल, कि वो सब छोड़ दो, काम काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये डिसीजन कौन लेगा, कहना गवर्नमेंट बॉडी प्रीएम्प्टिवली टेल द सेक्रेटरी टू नोट सम एडमिट द क्वेश्चन, पॉइंट इज स्पीकर डिसाइड करेगा, वही होगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी आज की। इन तीनों पे आप 3 लाइन के छोटे छोटे नोट्स बना लेना, ठीक है, या किसी को डेमो चाहिए तो बता देना, मैं दे दूंगा।
हाँ जी, तो अगला जो आर्टिकल है वो मलेशिया पे है कि अभी पीएम जो हमारे मलेशिया गए थे, 2026 का पहला विजिट उन्होंने मलेशिया को दिया है। दैट शोज़ कि मलेशिया की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे ना आर्टिकल इस चीज़ का है कि तमिलियन लोग जो है ना, वो मलेशिया में उनका क्या स्टैंड है, क्या स्थान है मतलब। तो पीएम ने ना अपनी स्पीच में वहाँ पे कहा था कि द इंडिया एंड मलेशिया आर ऑल्सो यूनाइटेड बाय द शेयर्ड लव फॉर तमिल लैंग्वेज। द स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट प्रेजेंस ऑफ तमिल इन मलेशिया इज विजिबल इन एजुकेशन, मीडिया एंड कल्चरल लव। द पॉइंट इज आईआर में ऐसी चीज़ यूज़ करनी होती है कि पीएम ने ये कहा। आप तो कोट एंड कोट कर दो, कुछ भी अपनी तरफ से लिख दो, माना जाता है। कोई किसको पता है क्या मतलब। बेसिकली जो आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, जो चेक करने आया है ना, वो सिर्फ मॉडल आंसर देख के न्यूज़पेपर, तो आप लिख सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि ऐसी प्रोग्रेसिव बात है। तो खैर, फिर बात करते हैं कि इट अराइव्ड नॉट बाय कि पुलिस, ये जो है पॉलिसी से नहीं आए थे तमिल से, तमिल जो है वो टाइड से आए थे, सॉरी, पॉलिसी से नहीं आए थे, वो टाइड से आए थे, है ना। और वो कोई ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं आए, वो पहले से एंशियंट टाइम से आए जा रहे हैं, पहले ट्रेड के लिए और वो सब चीज़ों के लिए। ब्रिटिशर्स तो उनको लेबर बना के लाए थे, है ना। एंड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, लेबर, सेटलमेंट, सर्वाइवल। और अभी 3 मिलियन, ये याद रखना, कितना डायस्पोरा है, 3 लाख का, 30 लाख का, यानी कि 3 मिलियन का डायस्पोरा अपना मलेशिया में रहता है। और तमिल वहाँ पे बड़ी लैंग्वेज है। ये 2 चीज़ें अपने को याद रखनी है। फिर जो है प्लांटेशन के लिए लेके गए उनको ब्रिटिशर, शिप्स वगैरह, है ना। शिप्स लॉन्ग बिफोर द ब्रिटिश, तमिल लिंक्स टू मलय वर्ल्ड, है ना, वर ऑलरेडी ओल्ड। और ये मतलब फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लिंक्स है। और चोला एम्पायर ने भी यहाँ पे खूब किया था, है ना। चोला एम्पायर ने भी यहाँ पे राज किया है वगैरह, वो आपको पता होना चाहिए। स्पाइसेस जाते थे, टेक्सटाइल, फॉरेस्ट, गुड पीपल, ये सब का जो है मूवमेंट होता था। उसके बाद बात करते हैं कि फिर आती है ब्रिटिश के टाइम पे सेंचुरी ऑफ लेबर, विच इज़ 18th सेंचुरी, ठीक है। कौन सा 19th सेंचुरी, विच इज़ 19th सेंचुरी, ठीक है। क्योंकि ये 1910 के आसपास तो फिर ये बंद ही हो गया था, है ना, इंडेंचर लेबर लेके जाना वगैरह। तो ये बात की कि रबर, क्योंकि मलेशिया एज ए ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिक्स में क्या उगता है, रबर, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो रबर प्लांटेशन के लिए लेके जाते थे, ठीक है। और ये लोग वहाँ पे फंस गए। एक ये प्री के लिए भाई याद रखना, व्हाट इज़ कंगनी सिस्टम, है ना। जैसे ये हुंडी सिस्टम, बेगार, ये सब आया हुआ प्रीलिम्स में। तो दिस इज कंगनी सिस्टम। व्हाट इज दिस कंगनी सिस्टम? फोरमैन ब्रिंगिंग ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स ऑफन बाउंडेड बाय डेट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको कंगनी बोलते हैं, ठीक है। ये सिस्टम को याद रखना आप। ऐसे गिरमिटिया होता है ना। आपको कमेंट में बताना गिरमिटिया क्या होता है। आप जिसने बता दिया ना गिरमिटिया, मैं ना उसका एड्रेस लेके उसको है ना 100 रुपये वाली डेयरी मिल्क दूंगा, ठीक है। गिरमिटिया, बस शर्त ये है कि प्लीज़ बी ऑनेस्ट, और क्या बोलते हैं, यही मत करना, ठीक है। गिरमिटिया बहुत ही फनी वर्ड है, गिरमिटिया, ठीक है। गिरमिटिया, गिरमिटिया, ये क्या होता है और इसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। देखना ये क्या है ना, इसको सर्च करना, आपको मजा आएगा पढ़ने में। खैर, तो ये कांगनी सिस्टम है। गिरमिटिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, बहुत फेमस वर्ड है था। खैर, और एनुअल फेस्टिवल आज भी होते थे, जैसे थाई फुसम। ये थाई फुसम का एक फेस्टिवल होता है, वो आज भी होता है। ये अपनी तमिल लेगेसी को शो करता है थाईलैंड, वहाँ पे मलेशिया के अंदर, थाईपुसम, ठीक है। तो ये 2-3 वर्ड याद रखने हैं आपको, कांगनी एंड थाईपुसम, ठीक है। और सिनेमा आज भी चलता है वहाँ पे। आपने कई मूवी देखी होंगी ना, रजनीकांत की, सूर्य वगैरह की, जहाँ पे वो मलेशिया के डॉन होते हैं, ऐसे मूवी आती रहती है ना। तो वहाँ पे अच्छी खासी जो है, एक्चुअली आसियान कंट्रीज़ में तमिलियन पॉपुलेशन आप देखेंगे, ये इंडिया है ना, ये तमिल है, और ये जो है पूरा, तो यहाँ से जाते रहते थे लोग, मतलब पास पड़ता था इनके। खैर, फिर बात करते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ना, इंडिपेंडेंस के बाद में ये फैमिलीज कुआलालंपुर जाके बस गिर वगैरह, आज 30 लाख लोग हैं वहाँ पे। और ये एक लिविंग ब्रिज है, इसको भाई आईआर में यूज़ करना है। आईआर की जो अपनी देसी ट्रिक है, देसी क्या थी, DESHI, देसी। देसी के अंदर सॉफ्ट पावर क्या है, डायस्पोरा। डायस्पोरा इज लिविंग ब्रिज, ठीक है। 30 मिलियन, 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख। तो मोदी ने कहा इनको कि दी 3 मिलियन पीपल आर लिविंग ब्रिज बिटवीन बिटवीन 2 नेशंस, या आप कह सकते हैं इंडिया एंड, आप इस वर्ड को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लिविंग ब्रिज, है ना। खैर, एक मेघालय पे PYQ आया हुआ है कि मेघालय में जो ट्री के लिविंग ब्रिज होते हैं, उसका नाम पता करना क्या होता है ना। कि एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, बीच में पानी का झरना है, तो इसकी रूट से इसकी रूट से एक ब्रिज बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, PYQ आया हुआ, देखना। तो ये एक तो मलेशिया पे क्वेश्चन था, क्योंकि PM वहाँ पे घूमने गए। अगला आर्टिकल भी जो है मलेशिया पे था कि मलेशिया से ना हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, ऐसा ऊपर ऊपर की बातें करने से काम नहीं चलेगा। तो भाई ऊपर ऊपर की बातों से काम नहीं चलेगा। एक बात आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ छोटा वीडियो का आप डिमांड ना करें। आप देखना, यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में जितने भी सीरियस जो टीचर्स हैं ना, वो डिटेल में पढ़ाना पसंद करते हैं बेचारों के, बल्कि नोट्स बन जाते हैं, बल्कि क्लासेस बन जाती है। क्योंकि भाई आप IAS बनने वाले हो, समझने समझाने में टाइम लगता है। ये जो वो वाले टीचर होते हैं ना, IAS बने 5 दिन में, ये 7 चीज़ें पढ़ लें, राजा 1 वीक सीरीज, है ना, गारंटी पास हो जाओगे। वो सब चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, वो कोई काम की नहीं होती है। एट मैक्स
एट मैक्स वो आपका प्री निकलवा देंगे ना, विच इज़ यूजलेस यार, इंटरव्यू दिए बैठे लोग यहाँ पे ना, हो नहीं रहा सिलेक्शन। तो डेप्थ में जाना आपको, इंडिया में जो डी है ना, डी इज़ वो डिस्कशन है ना, उसको डेप्थ भी मान लो आप, तो डेप्थ में जाना आपको। तो खैर इंडिया मलेशिया टाइज में अब ये मैं अपने जब अपडेट करूँगा तो इंडिया मलेशिया नोट्स में इनको मैं एक एक लाइन में लिख लेता हूँ चीज़ों को, तो अपने नोट्स अपडेट हो जाते हैं मेरे। तो खैर आपको भी यही करना है। बात ये है कि एक न्यू हाई पे गया है रिलेशन, ठीक है। ये वर्ड याद रखना कि हमारी इनके साथ क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 2024 में हमने इसको अपग्रेड किया था, ठीक है। एलिवेशन किया था किसको, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी इनके साथ है, ठीक है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं, केपा होता है, एफटीए होता है वगैरह, इनके साथ हमारी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक चीज़। दूसरी चीज़ की पीएम ने एक वर्ड दिया इम्पैक्ट, है ना, पीएम वर्ड देने में बड़े वो है माहिर, है ना। तो पीएम ने एक वर्ड दिया इम्पैक्ट, इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, इस वर्ड को आप लिख दोगे, ये है ब्राउनी पॉइंट, ठीक है। इंडिया का लिंकेज क्या क्या है, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल, पीपल टू पीपल वगैरह, वो ठीक है। एक हमने न्यू कंसुलेट खोलने वाले हैं, सभा प्री में आ जाए, वट इज सभा, सभा कहाँ पे है, तो सभा कहाँ पे है, सभा इज इन मलेशिया, जहाँ पे इंडिया जो है एक नई कॉन्सुलेट खोलने वाला है। तो भाई एम्बेसी, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट में क्या डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए, सर्च कर लो। बेसिकली भाई स्पून फिटिंग नहीं कराना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, पटवार भर्ती का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप जो है आईएएस बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ये सारे एफर्ट आपको खुद करने हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये सारे एफर्ट आपको खुद करने हैं, ठीक है। बट द पोटेंशियल ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप इज मच हायर, कि भाई हम सब जगह अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारे पोटेंशियल का हम कहीं भी नहीं कर रहे। जैसे अभी रिसेंटली ईयू के साथ हुआ था, ईयू के साथ एफटीए हो गया, मजे आ गए, ये सब आ गया। अभी भी ईयू की जो टोटल ट्रेड का 2% ट्रेड है लगभग जो इंडिया कर रही है, जबकि चाइना कितना कर रहा है, 10 से 12%। तो पोटेंशियल हर जगह इंडिया के पास, तो यहाँ पे भी है, ये है आर्टिकल, ठीक है। तो ग्लोबल कहाँ का पोटेंशियल है, एक तो ग्लोबल साउथ को मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है। एक मलेशिया कैन बी यूज्ड एज आशान का, मतलब आशान में अपना करने के लिए कि आशान में मलेशिया इंपॉर्टेंट पार्टनर है। एक इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन जो आई ओ आर ए यहाँ पे हो गया। एक जो है आशान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इन सब। तो ये देसी का जो इंस्टीट्यूशनल वाला, देसी का जो आई वाला पार्ट है ना, इंस्टीट्यूशन, एक तो वहाँ पे पोटेंशियल है। दूसरा द फोकस ऑन कल्चरल एफिनिटी, कि हम एक जैसे हैं, तमिल व ये सब तो ठीक है, बट इसको है ना हमें ऊपर लेके जाना चाहिए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे ध्यान देना चाहिए कि भाई मलक का स्टेट है वहाँ पे, साउथ चाइना सी का लफड़ा है वहाँ पे, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एमओयू वगैरह, और हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एफर्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल में दिया गया है म्यांमार को, हमारी जो इंडिया की जो पॉलिसी है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर पॉलिसी है ना, आईओआर रीजन के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर हम क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, कि इंडियन ओशन रीजन में क्योंकि हमें लीडर बनना है, तो किसी को भी दिक्कत आएगी तो हम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे श्रीलंका में भी वो आया था, साइक्लो आया था, तो इंडिया ने फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया था, कुछ ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम याद रखना, प्री में आ सकता है, अभी अक्टूबर नवंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की। तो इस आर्टिकल में दिया है कि म्यांमार में जो है ना, इस बार के बजट में इंडिया, हर बजट में इंडिया अपने नेबर्स को पैसा देता है, इस बार 300 करोड़ रुपया दिया है। इसने बोला है कि भाई आप ये नहीं बताया कि खर्च कैसे होगा, डिसबर्स कैसे होगा, तो आप ये मलेशिया के साथ मिलकर, क्योंकि मलेशिया के स्टिक्स भी लगे हुए हैं म्यांमार में, उनके साथ मिलकर करो ना ये सब काम, है ना। तो ऐसे ऐसे ही आर्टिकल है। हालांकि इन सब आर्टिकल को जो अपने नोट्स में डालेंगे तो एकदम कंसाइज, एकदम ये अरेंज्ड वे में हो जाएगा, अभी ये समझने के हिसाब से, ठीक। अच्छा, अब ये 2 आर्टिकल हैं, एक में ना ये प्रताप भानु मेहता जी हैं, बड़े मतलब बड़े अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। ये बोल रहे कि ना यूएस और इंडिया एफटीए में इंडिया को नुकसान होने वाला है। एक जो फिर एक आर्टिकल आया था, अच्छा पीडीएफ मैं आपको अरेंज करके दे दूंगा, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ले लेना इसको पीडीएफ को, कि ये जो है वो डील है वो प्रैग्मेटिक है, अच्छी डील है। ये निरुपमा राव ने बोला है, जो कि हमारी पहले फॉरेन सेक्रेटरी थी, ठीक है। तो इन दोनों आर्टिकल को कंपेयर करके पढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं लोग, ठीक है। पहले मेहता जी क्या बोल रहे हैं, कि मेहता जी बोल रहे हैं कि इंडिया जो है, देखो, इट गिव्स इंडिया एक्सेस टू यूएस मार्केट, एक चीज़ ठीक है, पोटेंशियली रिस्टोरिंग कंपीटिटिवनेस, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है कि हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हमारे एक्सपोर्ट अब यूएस में चले जाएंगे। यार एक बात बताओ, यूएस ने हमारे एक्सपोर्ट्स पे 50% का टैरिफ लगा दिया था, हमारे तो एक्सपोर्ट यूएस में और बढ़े हैं, जबकि क्यों, क्योंकि जिन पर टैरिफ नहीं था वो हमने बढ़ाया, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। जब हमने ऑलरेडी फ़ायदा उठा लिया तो अब हमें साइकोलॉजिकली वीक होने की ज़रूरत क्या है, कि यूएस में बिकेगा जी तभी काम चलेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये चाइना+1 में, भाई चाइना+1 में इंडिया है ना, मतलब इंडिया यूएस का पार्टनर नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना, एज एन इंस्ट्रूमेंट यूएस यूज़ कर रहा है, कि जिस दिन यूएस और चाइना की जो है, यूएस और चाइना की साठगांठ हुई, वो सबसे पहले इंडिया को नकारेगा। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, हमें
ये जीएमओ नो, ये हमने अब जो आर्टिकल पढ़ा जीएमओ पे, अब यूएस का प्रेशर के अंदर हम ये मतलब उनसे इंपोर्ट लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, ठीक है। कल को जीएम भी लेने लग जाएंगे, तो वो सब काम नहीं करना। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे हमको जो है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। ये बात है कि सुधर गए तो फिर अपन क्या करेंगे। दूसरी बात, ये कोई रेसिप्रोकल एफटीए नहीं हुआ। एफटीए क्या होता है भाई, ले का नाम दे, ये होता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये रेसिप्रोकल बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये वन साइडेड सा ही हुआ है। कैसे? अमेरिका इज एक्चुअली, अमेरिका ने ना बार्गेन किया, ट्रम्प ने ना अपनी एक पॉलिसी बनाई है इसको, कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, एक पॉलिसी बनाई है ये, इकोनॉमिक अचीविंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रू इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ट्रम्प ने क्या किया, पहले हम पे टैरिफ बढ़ाए, 50% कर दिए। अब गोल ये चेंज कर दिया कि अब ये कम करना है तो एफटीए साइन करो। अब एफटीए के नाम पे हमसे अपनी सारी बातें मनवा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, ऐसे चाइना करता है कि जो इसकी चाइना की जो एग्रेसिव स्टैंड क्या होता है, चाइना का एग्रेसिव स्टैंड ये होता है जैसे ये इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। चाइना क्या बोलेगा, ये इंडिया, ये चाइना है, ये इंडिया, ये इंडिया की बाउंड्री। चाइना क्या बोलेगा, ये इलाका हमारा है, ठीक है। अब इंडिया ये नहीं बोलेगा कि मतलब इंडिया इसको डिफेंड करने में रह जाएगा, इधर चाइना बोलेगा ठीक है इतना नहीं तो इतने पे सेटलमेंट कर देते। अरे यार, हमने ना डिफेंड करने के चक्कर में अपनी अपनी इतनी टेरिटरी दे दी चाइना को। ऐसे करते आ रहे हैं, मक्साई चीन वगैरह में, हर जगह अपन ऐसे करते आ रहे हैं। ऐसे ये तो हो गया जियो पोलिटिकली। इकोनॉमिकली यूएस अब हमारे साथ ये चीज़ कर रहा है, तो हमें इस पर मतलब ध्यान देना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात कि द एग्रीमेंट एसिमेट्री है, ठीक है। जैसे एसिमेट्री कहाँ पे है, हम तो उनके पे जीरो टैरिफ लगाएंगे उनके इंपोर्ट्स पे, वो हमारे पे 50 से बढ़ा के 18, मतलब देख रहे हो कैसे दया कर दी हम क्यों हमारे ऊपर, है ना, है ना। 50% से 18, और वो दया की तरह दिखा रहे हैं, जबकि हम उन पे 0% लगा रहे हैं। तो सिमेट्री कैसे हुई, एक बात। दूसरी बात, कौन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा क्लोज होता है कि 500 बिलियन का सामान हम जो है अमेरिका से खरीदेंगे भाई, हमारा सरप्लस है उनके साथ, तो हमारी अच्छी बात है। ये इतना बड़ा आपने कमिटमेंट कर लिया है, इनको खरीदने के चक्कर में क्या होगा, डंपिंग होगी हमारे यहाँ पे, डंपिंग होगी, या हमारे जैसे जीएम वाले चीज़ों को मंगवाएंगे आप, ठीक है। हालांकि इसकी प्रोग्रेसिव पार्टी है कि हमें टेक्नोलॉजी चीज़ें मंगाएं ताकि जिन जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, बट ऐसा तो यूज़ करेगा नहीं, टेक ट्रांसफ़र तो करेगा नहीं, वो अपना जो कचरा है वो यहाँ डालेगा, ठीक है। जीएम क्रॉप हो गया या जो चीज़ें वहाँ काम की नहीं है। तो ये एसिमेट्री की बात की है मेहता साहब ने। उसके बाद बात करते हैं एक चीज़, हाँ, कि इंडियाज़ रिलेशन विद अदर स्टेट, हाँ, कि इंडियाज़ रिलेशन विद अदर स्टेट्स आर इंक्रीजिंगली डिटरमाइंड नॉट बाय इट्स ओन जजमेंट बट बाय एक्सटर्नल प्रेशर। ये नहीं होना चाहिए। तो फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ रही हमारी, ठीक है। ये हम रियल पॉलिटिक के नाम पे, प्रैग्मेटिज्म के नाम पे हम ना अपना ग्राउंड ना छोड़ें, बस ये इस आर्टिकल का कहना है। दे शुड नॉट बी कंफ्यूज विद स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एट द लेवल दैट काउंट्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी। कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के चक्कर में ना हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि हम यूएस के साथ अलाइन करने के चक्कर में और हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट सी इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द एरिना दैट मैटर मोस्ट टू इंडियाज सिक्योरिटी, दैट इज़ पाकिस्तान। अगर इतना ही वो होता तो पाकिस्तान के ऊपर हिस्टोरिकली, पाकिस्तान वाले मैटर पे हिस्टोरिकली जो है अमेरिका का टिल्ट इसकी तरफ रहता है, क्योंकि जैसे वो चाइना से को बैलेंस करने के लिए इंडिया को यूज़ करता है, वैसे ही इंडिया को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को यूज़ करता है। तो इन चीज़ों का हमें अवेयर रहना चाहिए। और चाइना पे भी मैंने जब आपको बताया कि भाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना इंडिया का सिक्योर करना नहीं है, या इंडिया को एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, चाइना को कंटेन करना उनका प्राइमरी पर्पज़ है। जिस दिन चाइना से बनी, हो सकता है वो हम पे प्रेशर डाल दे, है ना, या हमें छोड़ दे। तो दूसरी बात, एक है ना, यूएस इज़ ए इंपेरियल पावर। पहले क्या होता था, डायरेक्ट वॉर होते थे, हथियार लेते थे। अब यूएस क्या कर रहा है, जैसे मैंने उनकी पॉलिसी बताई, नेशनल सिक्योरिटी अचीविंग थ्रू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एंड नाउ इट इज़ रिलाइंग ऑन सैंक्शंस, जो इकोनॉमिक है ना, सैंक्शंस, टैरिफ, रेगुलेटरी कोएर्जन, फाइनेंशियल लिवरेज, इवन मिलिट्री इंटरवेंशन वगैरह। तो ये यूएस इज़ न्यू इंपीरियल स्टेट, नाउ न्यू इंपीरियल स्टेट बना हुआ है यूएस, ठीक है। तो अब हमें ना इनसे ना कन्फर्मिटी करने की जरूरत नहीं है। दो वर्ड होते हैं, कन्फर्म एंड कन्फर्म, है ना। तो कन्फर्म, ये एथिक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको अगर मौका मिला तो। एक होता है कन्फर्म और एक होता है कन्फर्म। ओ और आई का फर्क होता है। कन्फर्म मतलब जो जानो फिर मानो, कन्फर्म मतलब मान लो सीधा। तो ये सब हमको नहीं करना। सॉवरेनिटी इज नॉट डिनाइड इन प्रिंसिपल बट होलोड आउट इन प्रैक्टिस, कि ये लाइन उन्होंने बोली, ठीक है। मतलब कि आपकी सॉवरेनिटी है ना, आप प्रिंसिपल में तो नहीं जाएगी कि आप सॉवरेन हो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में तो जा रही है ना। आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप एसिमेट्रिक ट्रेड कर रहे हो। एंड एक्नोलॉजिंग पावर सिमेट्री इज रियलिज्म, ऐसा नहीं होना है। मतलब ये तो ठीक है कि पावर एसिमेट्री को आपने एक्नोलेज कर दिया, और उसके बाद काम करो अपने रिफॉर्म्स पे, डाइवर्सिफाई करो, इंटरनल रिफॉर्म्स लाओ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाओ, सब कुछ लाओ, है ना। गिव अप मत करो, उनकी टर्म्स पे मत खेलो। ये मेहता जी कहना चाह रहे थे, ठीक है। अरे दबा के एनालिसिस आते हैं, आप एनालिसिस करना सीख जाओ, पॉइंट अपने आप जनरेट हो जाते हैं, ठीक है।
एग्ज़ाम में। तो ये जो है निरुपमा रॉय जी हैं, वो जो है इनका इनका काउंटर ओपिनियन दे रही हैं कि मतलब ये अच्छी बात है ना? यूएस के साथ हम ये कर रहे हैं, है ना? सम कॉन्सेंसस ये है हम। अब ये बताना चाह रही हैं बेसिकली ये रशियन वाले कि रशिया को छोड़ के हम कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि यूएस का ये था ना 25% वो तो टैरिफ था कि हमारी पॉलिसीज़ ख़राब है, 25% टैरिफ था कि हम रशिया से तेल लेते हैं। अब ट्रम्प ने बोला, इंडिया ने मान लिया है कि रशिया से तेल नहीं लेंगे, हालाँकि इंडिया ने बात अभी तक नहीं बोली है, ठीक है? तो इस लैंग्वेज को बोलते हैं ट्रांज़ैक्शनलिज़्म, ठीक है? एक चीज़ होती है इंस्टीट्यूशनलिज्म कि इंस्टीट्यूशनल बेस्ड काम हो रहे हैं। दूसरा होता है ट्रांजेक्शनलिज्म, मतलब ले का नाम दे, इस हाथ ले उस हाथ ले दे, है ना? धमकी दे के काम करना वगैरह वगैरह वगैरह, सप्लाई चेन वगैरह। अब इस पूरे आर्टिकल का कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि हम ना रशिया से जो ऑयल ले रहे हैं ना, दैट इज़ अ टेम्परेरी अरेंजमेंट, ताकि हमारा क्रूड सस्ता हो जाए। लेकिन यूएस से जो हमें एफटीए के थ्रू मिलने वाला है, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म फ़ायदा, कि सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी फ्लो, फाइनेंशियल एक्सेस, एनर्जी सोर्सिंग, है ना? ये आपका क्या बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस हो गया, कोलैबोरेशन वगैरह, है ना? टेक ट्रांसफ़र वगैरह, तो हमारा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ज़्यादा है, ये बोलना चाह रहा है। तो रशिया को हम ऐसे लिगेसी पार्टनर बोल के पकड़ के ना रखें, हमें प्रैग्मेटिक होना चाहिए। तो ये उसका अपोजिट था, ठीक है? और ये बोलना चाह रही हैं मैडम कि ईयू और यूएस के साथ जो हमने डील की है ना, दैट शोज़ कि इंडिया की नेगोशिएशन पावर जो है वो बड़ी है। नेगोशिएशन पावर इंडिया की बड़ी है। ऑफ कोर्स यार सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे लोग हैं, है ना? एज़ अ लेबर भी, एज़ अ कंज्यूमर भी, तो इंडिया का स्टैंड तो बढ़ना ही है। तो आपका ओवरऑल आंसर में या ऐसे भी आपसे लिखवा दिया जाए, तो आपका दोनों एंगल आपके पास होने चाहिए, ठीक है? ये है ये बात इन्होंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है? तो दीज़ अंडरस्टैंडिंग अब इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको आप एक बार पॉज़ करके पढ़ना, ये कंक्लूजन बहुत अच्छा है, ठीक है? चलिए, अब अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। तो ये अगला ना आर्टिकल है जीएस2 के लिए, अपन बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, जीएस2 के गवर्नेंस वाले पार्ट के लिए जो बहुत अच्छा आर्टिकल है, कि रिपोर्ट कार्ड अभी ब्यूरोक्रेट्स के लिए रिपोर्ट कार्ड जारी हुए हैं। अभी क्या आर्टिकल है, मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी एक मतलब स्टील फ्रेम भी है और एक चैलेंज भी है कि ब्यूरोक्रेसी ना चेंज नहीं लाने देती, रिफॉर्म्स नहीं लाने देती। क्यों? इन्हीं के हाथ में होता है रिफॉर्म लाना, तो अपने आप को कौन रिफॉर्म करना चाहेगा, ठीक है? मैं आपको ज्ञान दे दूँ, आपको ज्ञान दे दूँ, आपको ये करो, ये करो, ये करो, पलट के कोई मेरे को बोल दे, मेरे को बुरा लग जाएगा, मेरे को कैसे बोल रहा है, तो रिफॉर्म कोई नहीं करना चाहता। द सिविल सर्विस इज डिजाइंड फॉर द नीड ऑफ, मतलब ये कॉलोनियल नीड्स के लिए हुआ था और धीरे धीरे हमारी स्टील फ्रेम बन गई, ठीक है? ये पटेल साहब ने कहा था, ठीक है? अब जैसे जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स आए, कहाँ कहाँ से हुए थे ये अपने को लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में थे रिफॉर्म्स, ठीक है? फर्स्ट एआरसी में थे रिफॉर्म्स 66 में, सेकंड एआरसी में थे रिफॉर्म्स, है ना? उसके अलावा ये राइट आरटीआई के अंदर थे रिफॉर्म। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो रिफॉर्म मतलब क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में थे, उनको एग्जीक्यूट कराना तो हो नहीं पाते हैं वो, ठीक है? अभी कोई अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करता, एसेट डिक्लेयर नहीं करता, चुपचाप बैठ के जीमते रहते, खाते रहते हैं, तो करप्शन तो बढ़ेगा ना। अगर करप्शन टॉप लेवल से अगर खत्म हो जाएगा, सारे आईएएस आईपीएस लोग डेली हर साल जो अगर शपथ ले पब्लिक में आके कि हम करप्शन नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे तो नीचे वालों की मजाल है जो कर लेंगे, बट खैर वही है। तो है ना? तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोर कार्ड्स, अब ये नया एक इनिशिएटिव जो है, ये जो लेके आई हैं, नया इनिशिएटिव लेके आए हैं कौन, अपने क्या बोलते हैं ये सेक्रेटेरिएट, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, ये एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोर कार्ड। ये है क्या एक्चुअली? ये पहले जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आती थी ना, उसकी बजाय ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोर कार्ड है। ये क्या होगा ना, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट लेके आया, याद रखना, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट लेके आया। इसके अंदर क्या होगा ना कि हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को स्कोर दिया जाएगा आउट ऑफ 100 कि उसने कैसा काम किया, ठीक है? ये अब एग्जैक्टली 100 पॉइंट का कार्ड होगा, ठीक है? और इसके अंदर क्या होगा, जैसे 20 नंबर है फाइल डिस्पोजल की, कितनी जल्दी आप फाइल को डिस्पोज कर रहे हो, 15 नंबर है आउटपुट एंड एक्टिविटीज़ के, 15 नंबर है आपने पैसा कैसे खर्च किया, 15 नंबर है कि आपका ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है पब्लिक का, है ना? ऐसे करके, है ना? कैबिनेट नोट्स के मार्क्स हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के नोट्स वगैरह वगैरह, नेगेटिव मार्किंग भी है अगर आपने कुछ गलत काम किया तो। अब इसका क्या है ना, एबनॉर्मल कोई पेंडेंसी रखी है, कोई रेड टेपिज्म रखा है, ये सबके नेगेटिव मार्क्स भी हैं। और डिस्क्रिशनरी मार्क्स है 5, मतलब ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो है हाईएस्ट आईएएस इन द कंट्री, वो देंगे 5 मार्क्स, ठीक है? इस टाइप से है। तो अब यूपीएससी के लिए ये क्या इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी में हमारे ऑब्जेक्टिविटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म आएगा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अच्छा काम करेगा, स्टेट दूसरे स्टेट से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है? अब इस आर्टिकल में ये तो होगी अच्छी बात इसके बारे में। इस आर्टिकल में क्या बताया गया वो बताता हूँ आपको। तो इस आर्टिकल में ना ये बोला गया है कि सेंटर ने बनाया ये, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोर कार्ड का जो इनिशिएटिव है। तो सेंटर ने ना इससे पहले भी इनिशिएटिव्स लिए ना, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, इसको इससे आप अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है?
जैसे डिजिटाइजेशन करके ई गवर्नेंस, जैसे वो अपन ITR वाली बात कर रहे थे, मिशन कर्मयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। अच्छा, लेटरल एंट्री की भी कोशिश की, इन सब में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। फिर प्रगति है, फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो अब इसमें ना क्रिटिसिज्म क्या है ना इन सब इनिशिएटिव्स का, देखो 1 2 3 4 4 इनिशिएटिव हो गए, 5वां हो गया, इतना लिख दोगे यार, मार्क्स कौन नहीं देगा आपको, खैर। लेकिन क्या क्रिटिसिज्म क्या है, एक क्रिटिसिज्म तो ये है कि दे वर टू डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव्स पॉलिटिकल विल, कि एग्जीक्यूटिव करे, मतलब नेता, दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, चुने हुए, है ना, इलेक्टेड और परमानेंट, अपन परमानेंट में आने वाले हैं। तो एक तो उनकी पॉलिटिकल विल, दूसरा कि इन्होंने अगर पॉलिटिकल विल दिखा भी दिए, लागू कर भी दिए, तो लागू करेगा कौन, ये करेंगे, है ना। तो दे लेफ्ट इन प्लेस फार टू मच सब्जेक्टिविटी द रिपोर्ट, ये बात, ठीक है। तो रिपोर्ट कार्ड वाला जो इनिशिएटिव है उसको एड्रेस करेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है ना, क्वेश्चन मतलब सतर्कता ये बोली गई है, ऐसा ना हो कि ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया, ब्यूरोक्रेट ही अब इसको एक एक्सरसाइज बना के रख दें, बस एक एक्सरसाइज बना के रख दें कि मार्किंग होनी है जी। जैसे कॉलेज में क्या करते थे, पढ़ाई थोड़ी करते थे, बस मार्क्स लेने हैं जी, है ना। यूपीएससी के मेंस में भी क्या होता है भाई, ऐसे ऐसी वर्ड लिखो जो मार्क्स लेने हैं जी बस, तो वो ना हो जाए, ठीक है। तो ये इस पे आर्टिकल था, ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस किए हैं, प्लीज़ इनको आप याद रखना, ठीक है। हाँ जी, तो ये अगला आर्टिकल है GS 3 में, इसको कहाँ यूज़ करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ करेंगे। क्या है कि भाई अभी जो सुनामी के लिए, टू स्ट्रेंथन सुनामी, ठीक है, मॉनिटरिंग, अंडमान निकोबार के को क्या मिलने वाला है, RSC मिलने वाला है, रीजनल सर्विस सेंटर। ये क्या है, इसको आप है ना डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स है ना 2 पेज के फिक्स होते हैं ना, मौका मिलेगा तो आपको उसके साथ शेयर करेंगे, कि उसी में ना ऐसी ऐसी चीज़ें लिखेंगे ना आप, मतलब तो मज़ा आएगा, ठीक है। क्या है ये, करंट सिस्टम क्या है, इज डिजाइन टू मेनली डिटेक्ट सुनामी ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक। सुनामी है ना, 80% सुनामी अर्थक्वेक की उससे आती है, अपने को पता, हमने पढ़ा हुआ है अर्थक्वेक, है ना, कि पानी जो है ज़मीन के नीचे उसका जो है हाइपोसेंटर होता है, ऊपर एपी सेंटर होता है, और अगर वो एपी सेंटर पानी के अंदर है तो पानी में वेव चलेंगी, सुनामी, है ना, जिनमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। एनर्जी व्हेन मूविंग इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और जब वो लैंड शोर पे जाएगी तो वो एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, तो एकदम से पानी बढ़ेगा और वो मतलब एज हाई एज 100 मीटर चला जाएगा, सुनामी आ जाएगी। तो 80% सुनामी किससे आती है, अर्थक्वेक से आती है ना। अब ये सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम विल बी एबल टू डिटेक्ट सुनामी ट्रिगर्ड बाय नॉन सिस्मिक कोजेज, कि जो 80% तो चलो सिस्मिक कोजेज से होती है, जो नॉन सिस्मिक कोजेज से है ना उनको भी कर लेगी। क्यों, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, क्यों भाई, इसको तो हमने कैप्चर कर लिया, बाई चांस इससे अगर हाहाकार मच गया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए ही है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। और ये किसने बोला, इनकोइस के डायरेक्टर ने, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसको लिख देंगे। बेसिकली मतलब देखो, किसी के ना जस्ट इंटरव्यू कॉल आ रहा है, किसी के 800 नंबर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं मेंस के मार्क्स से ही जो है सिलेक्शन डिसाइड होता है, इंटरव्यू में कुछ भी मिल सकता है, आपको नहीं पता, आपको 190 भी मिल सकते हैं, आपको 130 भी मिल सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन है ना वो मेंस के मार्क्स से होगा, और मेंस के मार्क्स ऐसे आएंगे, ठीक है, कि आपके हर आंसर में ना एक नोच होना चाहिए, आपके हर आंसर में एक जो एक्स फैक्टर होता है ना, वो यहाँ से आते हैं, वो एक्स फैक्टर, बाकी तो रटे रटाई चीज़ें सब लिखते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये इनकोइज ने बोला है ये बात, ठीक है, इनकोइज करने वाला है काम। इनकोइज इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, ठीक है। इनकोइस इज द नोडल एजेंसी ऑपरेटिंग इन द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, EWS होता है एक्चुअली, डिजास्टर मैनेजमेंट में EWS होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कुछ याद नहीं है इसके आगे लगा दो, जैसे सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, है ना, क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ऐसे होता है, ठीक है। मेरे तो 1 या 2 पेज के नोट्स से उससे काम चल जाता है, खैर। तो ये हो गया। अब बताया ना 80% जो है वो इससे आती है, रिमेनिंग इससे आती है, ठीक है। नॉन सिस्मिक कोजेज में क्या क्या आते हैं, अभी पीटी का क्वेश्चन बन जाता है, आई मीन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है। नॉन सिस्मिक कोजेज क्या क्या हो गए, लैंडस्लाइड, सबमरीन वोल्केनिक एक्टिविटी एंड मडस्लाइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी नॉन सिस्मिक कोजेज, ठीक है। इनको इसने प्रपोज किया है कि RSC बनाएंगे अंडमान निकोबार में, इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सुनामी रिलेटेड कोऑर्डिनेशन सेंटर, है ना। विजयनगर में होगा ये, स्वराज द्वीप के पास, है ना, जो अंडमान निकोबार में स्वराज द्वीप है वहाँ पे होगा ना, अंडमान निकोबार के द्वीप्स के नाम रखे हैं, मतलब चेंज किए रिसेंटली, तो वहाँ पे होगा ये ना। और ये जो सर्विसेज है ना, ये श्रीलंका वगैरह को भी देगा, क्योंकि वो हमारी कोस्ट के पास लगती है। अभी मैंने आपको बताया ना, इंडिया इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, है ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और ये क्या करे, और इसके अलावा 270 किलोमीटर की सब सी केबल्स भी हम बिछाने वाले हैं सबडक्शन जोन में। सबडक्शन जोन क्या होता है, द एरिया वेयर द मूवमेंट बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट ट्रिगर, जैसे एक प्लेट ये एक प्लेट ये, तो ये वाला आपने देखा होगा ना, जैसे एक प्लेट, इस प्लेट के अंदर एक प्लेट ऊपर जाती है, एक प्लेट नीचे रहती है ना, तो इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। यहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होते हैं कई बार, तो वहाँ उसको भी हम जो है कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो
वाइल हैविंग, मतलब इसमें ये बोला गया वेस्ट कोस्ट में अभी तक सुनामी नहीं आई है, लेकिन वो भी वल्नरेबल है क्योंकि वहाँ पे नॉन सिस्मिक सोर्सेज अच्छे खासे हैं। तो ये अलग अलग टाइप के डायमेंशन बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसको देख लेना। एंड ऑल्सो इंडियाज ओनली नॉन, बाई पी क्यू है ये प्रीलिम्स का, है ना, इंडियाज ओनली नॉन वोल्केनो बैरन आइलैंड लोकेटेड अलोंग अंडमान सी, है ना, वो कभी भी डोरमेंट है लेकिन कभी भी फट सकता है, तो वो भी सुनामी कोज कर सकता है। तो उसके लिए आरएससी हम बना रहे हैं, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। ये आर्टिकल हो गया, इसको नोट कर लेना। और देखो कभी आप नोट करते हो ना तो कोई भी चीज़ को पढ़ लिया सब ठीक है, नोट ऐसे करना जैसे कि आप मेंस का आंसर लिख रहे हो, ऐसे प्रेजेंट कर करके, ताकि मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ना टैबलेट में नोट मत करना यार, है ना, आंसर जो मेंस है ना आप टैबलेट में नहीं दे के आने वाले हो, ऑनलाइन नहीं है मेंस, है ना। जब आपकी क्रश को है ना हारमोनियम बजाना पसंद नहीं है, तबला बजाना पसंद है, तो तबला बजाना सीखो, हारमोनियम बाद में सीख लेना जब। अच्छा, एक ये छोटा सा आर्टिकल है, क्या बोलते हैं इसको, सिसिल्स या सिसिलीज जो भी बोलते हैं, उसके लिए एक आर्टिकल है सिसिल्स, है ना, कि वहाँ के जो है पीएम आए हुए हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिसिल जो है ना वो कोलंबो सिक्योरिटी इनक्लेव का क्या बन गया है, ये देखिए। मोदी सेड ही ऑल्सो वेलकम्ड सेसिल्स एज ए फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव, ठीक है। रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग फॉर्म्ड इन 2011। इस पर क्वेश्चन आ सकता है भाई आईआर में, मेंस में, है ना, और प्री में भी आ सकता है, ठीक है। किसके मेंबर कौन है, इंडिया है, श्रीलंका और मालदीव्स। अभी तो 3 मेंबर थे, अभी ना 2 मेंबर और हो गए हैं, मॉरिशस एंड बांग्लादेश, है ना, ठीक है। एंड सिसिल्स भी अब आ गया है फुल मेंबर, तो इसका मतलब देख लेना आप प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है ये। आप देख रहे हो, आप एक दिन के न्यूज़पेपर में इतना इन्फॉर्मेशन अपने को मिला है, तो इसलिए ना न्यूज़पेपर डेली। अब मैं इतना तेज तेज क्यों बोल रहा हूँ यार, आप मतलब अपन क्या करते हैं ना एज एन एस्पिरेंट, अपन वैसे ही हर किसी को 1.5 पे देख रहे होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी बोल के मैं न्यूज़ निपटा दूँ, है ना, ताकि एक बार आप पढ़ लो आपकी याद रह जाए, है ना। अच्छा, इंडिया एंड सिसिल्स अडॉप्टेड एक जॉइंट विजन फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये भी किया है। अब एक्चुअली ना इसका नाम याद रखना क्योंकि बड़ा वो नाम है सिसिल, सिसिल है ना, ये मोदी ने दिया होगा, मोदी जी ने दिया होगा। इंडिया एंड सिसिल्स अडॉप्टेड अ जॉइंट विजन फॉर सस्टेनेबिलिटी, एस फॉर सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ई, एस मतलब सिक्योरिटी थ्रू इनहांस्ड लिंकेज, सिसिल। इस वर्ड को याद रखना अगर आ जाए तो। एक्चुअली सिसिल्स मेंस में तो नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन इंडियन ओशन में आ जाए तो ये सब चीज़ें अपन लिख सकते हैं, ब्राउनी पॉइंट 800 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा एमओयूज हमने साइन किए इन क्षेत्रों के अंदर किए हैं, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया हमने 175 मिलियन का, ठीक है। ये हमारे देसी वाले में किस में आएंगे, सॉफ्ट पावर में आएंगे, ठीक है, ये सॉरी एचएडीआर में आएंगे, सॉफ्ट पावर में आएंगे, ठीक है। एक हमारे विजन महासागर का पार्ट भी है सिसिल्स। एक तो सागर पॉलिसी हमारी एक महासागर पॉलिसी है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। ये हमारी सागर पॉलिसी क्या है, वैक्सीन मैत्री क्या है ना, और महासागर पॉलिसी क्या है, ये हमें पता होनी चाहिए कि हम इंडियन ओशन रीजन में क्या हमारी पॉलिसीज़ है। तो एक ही आर्टिकल था। फिर ये 2 छोटी-छोटी न्यूज़ थी। इंडिया एंड ग्रीस साइन जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथ डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया है ना अपना डिफेंस को प्रमोट कर रहा है ना, 2025 वाज ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स, है ना। डिफेंस का हमारा प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं और एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उस पे कभी बड़ा आर्टिकल आएगा तो डिटेल में कवर करेंगे इसको। अभी के लिए है कि इन छोटे-छोटे देशों के भाई, बड़े देश है जैसे यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, ये तो हमसे खरीदेंगे क्यों? तो हम छोटे देशों को टारगेट कर रहे हैं ना, अर्मेनिया को हमने जैसे दी हैं मिसाइलें, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया वगैरह, इन सबको भी दिए हैं, ठीक है। तो ये छोटे देशों को हम टारगेट कर रहे हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल अरेस्ट जो है ये साइबर, आप GS3 में यूज़ करेंगे इसको, साइबर सिक्योरिटी के उस पर, कि 54,000 करोड़ रुपए अभी तक जो है मतलब डिजिटल अरेस्ट में जा चुके हैं। 54,000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होता है भाई ये। ऐसा डाटा आपको याद रखना, जैसे वो ITR वाला मैं बात कर रहा था, नज वाला इतना करोड़ है ना, इधर 54,000 करोड़। ये आपने आप 2 4 5 बार पढ़ लोगे ना कहीं से तो आपको याद रह जाएगा, उसको आप अगर कोट कर दोगे ना फिर आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए ना इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। लंबे वीडियो चलते हैं वगैरह पे लोड मत लो, कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछो, है ना। @Dr. Manoj 3434 डायरेक्ट क्वेश्चन करो, मैं आपको समझाऊंगा। जो भी क्वेश्चन आप ऑडियो में पूछो, जैसे पूछना पूछो, मैं आपको समझाऊंगा। मेरे को मज़ा आता है ऐसी चीज़ें समझाने में, ठीक है। वो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी बेसिकली आप पढ़ते रहिए यार, है ना। और चीज़ों के डेप्थ में जाना आपको ना, ऐसे ऐसे डेप्थ में जाना, मतलब सेइंग नथिंग अगेंस्ट एनी सर्विस, बट आपको ना क्लेरिकल जॉब नहीं करना है UPSC के अंदर, है ना। आपको जो है एक डेप्थ वाला जॉब करना है, तो हर चीज़ की डेप्थ में जाके समझना आपको। एक बार डेप्थ समझ में आ गई ना तो सारे निंजा कोड हाथ में लग जाएंगे सिलेक्शन वाले, है ना। प्री कैसे निकालनी है, मेंस कैसे निकालने हैं, और इंटरव्यू कैसे निकालना वगैरह, ठीक है। ये बात है। तो गुड नाइट।
कल फिर मिलते हैं, रेगुलर रहेंगे अपन इंडिया सीरीज़ के साथ आपसे, ठीक है? और मॉर्निंग में मैं जो है वीडियो देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, जय भारत।